एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। इतने सुंदर ध्यान के सेशन के बाद अब हम ज्ञान के सेशन में चलते हैं। आज आप हमें स्पिरिचुअल टैबलेट्स में लॉ ऑफ सोल के बारे में बताएंगी। हाँ तो जी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम सुभाष पत्री जी, जीके सर और समस्त आत्मिक बंधुओं को मेरा प्यार भरा और ज्ञान भरा नमस्कार। तो दोस्तों, अभी तक हमने 12 टैबलेट्स के बारे में पढ़ा। 6 जो थी हमारी एनर्जी बूस्टिंग टैबलेट्स थी, और उसके बाद जो 6 टैबलेट्स आप लोगों ने पढ़ी वो स्पिरिचुअल टैबलेट जो है हमारी विजडम बूस्टिंग टैबलेट्स थी। तो आज हम 1 टैबलेट सीरीज से शुरुआत करेंगे। वो उसमें हमारी पहली है लॉ ऑफ सोल। Let me have to share my screen. स्क्रीन विजिबल है मास्टर्स? हाँ जी मैम। हाँ जी। तो जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, ये ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और सुभाष जी के सर, ये हमारे जी के सर हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत नमन करती हूँ। ये हमारे जीके सर हैं। ये स्पिरिचुअल टैबलेट की विजडम इनके द्वारा ही निर्मित है। सर ने 550 से भी ऊपर ज्यादा गोलियों का निर्माण कर लिया है, जिसके द्वारा ये ऐसी गोलियां हैं मास्टर्स जो खाने वाली गोलियां नहीं है, जैसे कि आप एलोपैथी और उसमें लेते हैं। ये विजडम टैबलेट्स हैं। जब हम इनके ज्ञान को आत्मसात करते हैं तो हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी प्रकार की समस्याओं का निदान होता है मास्टर्स। बड़ी ही अद्भुत टैबलेट्स का निर्माण किया है जीके सर ने। तो ये हमारे गुरु हैं और साथ में पत्री जी हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मास्टर्स हम लॉ ऑफ सोल यानी कि सोल क्या होती है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारी 1 टैबलेट सीरीज की पहली टैबलेट आती है। तो आज का हमारा विषय है आत्मविज्ञान। तो मास्टर्स ये बहुत ही विशाल विषय है। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है कि आत्मा होती क्या है। पत्री जी और जीके सर ने के थॉट्स के द्वारा जो ज्ञान हमें मिला है, उसे आज आप सबके तक पहुंचाने की अपॉर्चुनिटी जो मुझे इस मंच पर मिली है, उसके लिए मैं प्रज्ञा जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले उनको भी मैं थैंक यू कहती हूँ इसके लिए। और अब हम आगे शुरू करते हैं मास्टर्स। भगवत गीता में जैसे कि हमने देखा ही है, लिखा ही हुआ है, हर एक प्राणी और जो हर एक जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, सभी के अंदर क्या है, क्या चमक रही है, वह आत्मा है। इसमें भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया और बताया है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, सबके अंदर आत्मा है, सोल है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ मास्टर्स। एक बार एक व्यक्ति के पास 4 पत्नियां होती हैं। उसकी जो पहली पत्नी होती है वह मास्टर्स उससे बहुत प्यार करता होता है और उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। उसे हमेशा वह अपने पास रखता है। वह कभी भी उसे अपने से दूर नहीं करता है और उससे इतना अधिक प्रेम करता है कि उसे जो भी चाहिए होता है उसे वो सब कुछ अवेलेबल कराता है और अपने से कभी भी उसे दूर होने ही नहीं देता है। और फिर उसकी जो दूसरी पत्नी होती है, उसको भी वह बहुत प्यार करता है और उसको भी वह उसकी जो भी सुख सुविधाएं, जो भी उसको चाहिए होता था, उसको संतुष्ट करने की हमेशा कोशिश करता है। उसकी जो तीसरी पत्नी होती है, उससे भी वो बहुत प्यार करता है। इतना ज्यादा प्यार करता है कि वह उसे हमेशा चमकते हुए देखना चाहता है और हमेशा खुश देखना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि उसे अगर गहने की जरूरत है, नए नए कपड़ों की जरूरत है, तो वो भी दिलाता है। उसका मन एंटरटेनमेंट करने का, मनोरंजन का होता है, तो उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है, सजाता है, संवारता है और उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता है। लेकिन उसकी जो चौथी पत्नी होती है ना मास्टर्स, तो वो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है।
और उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है, और वह केवल नाम मात्र के लिए ही उसके पास रहती है। तो उसके बारे में वह कभी सोचता भी नहीं है और उसे हमेशा वो नेग्लेक्ट करता रहता है। तो एक बार क्या होता है, जीवन का पड़ाव तो पूरा ऐसा निकल जाता है, लेकिन जब वह मृत्यु शैया पर लेटा होता है, उसे महसूस हो जाता है कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है, यह करीब आ गई है। तो वह उसके मन में आता है, चलो पूरा जीवन तो बीत गया, अब मैं मृत्यु के बाद अपनी पत्नियों से पूछता हूँ, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से कौन मेरे साथ चलेगी। तो वह अपनी पहली पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, देखो अब मेरी प्रिय, मेरी मृत्यु करीब आने वाली है, और क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ आगे की जर्नी के लिए चलोगी। तो उसकी पहली पत्नी कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारे मरते ही मैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाऊंगी। वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, अरे इसने ये क्या कहा, मैंने तो पूरे जीवन इसका बहुत ख्याल रखा, इसे हमेशा अपने पास ही रखता था, अपने से कभी मैं दूर ही नहीं होने देता था, फिर भी इसने ऐसा जवाब दिया और ये मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो दूसरी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो कहती है, मैं जी आपके साथ शमशान घाट तक तो जरूर चलूंगी, लेकिन उसके बाद मैं आपके साथ नहीं आ सकती। वह सोचता है, मैंने हर पल इसको हर चीज के लिए सेटिस्फाई किया, इसको जो चाहिए था वो दिया, सब कुछ है, लेकिन यह फिर भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो तीसरी पत्नी के पास जाता है, उससे पूछता है, देखो मेरी मृत्यु का समय करीब आ रहा है, क्या तुम मेरे साथ आगे की यात्रा के लिए चलोगी। तीसरी पत्नी कहती है, नहीं नहीं, मैं तो केवल वहीं तक, शमशान घाट तक की आपके साथ जाऊंगी, वहां पर जब आपको जलाया जाएगा बस वहीं तक, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो वहीं समाप्त हो जाता है, उसके आगे तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। वो सोचता है, इसको भी मैंने सब कुछ दिया, सेटिस्फाई किया, इसको चमकाया, पूरे जीवन जो भी मनोरंजन के लिए इसको चाहिए था वो सब कुछ दिखाया करा, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। फिर वो अपनी चौथी पत्नी के पास जाता है, उससे पूछता है, क्या अब मैं मृत्यु के बहुत करीब हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वैसे वो उससे पूछने से पहले सोचता है, इसका तो मैंने पूरी जिंदगी कभी ख्याल ही नहीं रखा, इसकी कोई भी इससे पूछा ही नहीं, इसको क्या चाहिए ना इसके बारे में कभी सोचा, तो मैं कैसे इससे पूछूं। लेकिन फिर भी जब तीनों पत्नियों ने मना कर दिया, तो हिम्मत करके अपनी चौथी पत्नी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो इंस्टेंटली हाँ कह देती है, हाँ जी मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि आप और मैं एक ही हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि चौथी पत्नी को कभी मैंने ख्याल भी नहीं रखा, जीवन में कभी पूछा ही नहीं, और इसने मुझे हाँ कह दिया, ये कैसे हो सकता है। तो मास्टर्स, क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है उसकी पहली पत्नी कौन थी, दूसरी कौन, तीसरी कौन और चौथी कौन है। इस कहानी के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सोल क्या होती है। चलिए, कोई नहीं बता रहा है तो मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, गीता जी, आपने हैंड रेज किया। मन बुद्धि शरीर आत्मा। और कोई। 4 पत्नियां। जी, और कोई। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें उसकी पहली पत्नी होती है उसका धन, यानी कि पैसा, मनी। जब तक हम जिंदा रहते हैं ये हमारे साथ रहता है। उसने कहा था ना कि आपके ही मरते मैं तो किसी दूसरे के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाऊंगी। भाई ये जमीन जायदाद है, हम अपने पोता पोती हैं, बच्चे हैं, यही यही रह जाता है, हमारे साथ तो जाती नहीं है ना, ये किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। तो उसकी पहली पत्नी थी उसका धन, उसका मनी। ठीक है। और दूसरी पत्नी कौन होती है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, हमारे रिश्तेदार, जो हमारे साथ हमारे मरने पर हमारे शमशान घाट तक जाते हैं। ठीक है। उनको हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उनको जो भी चाहिए वो सब कुछ उनको हम सेटिस्फाई करने में ही रह जाते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने में। और तीसरी पत्नी क्या होती है उसकी, जो उसको एंटरटेनमेंट कराता है, सजाता है, वो क्या है, उसका शरीर। क्योंकि जब उसको कुछ ज्वेलरी पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े पहनते हैं, तो वो हम सजाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं हम। तो ये हमारा तीसरी पत्नी उसकी क्या होती है, उसका शरीर, जो उस शरीर के साथ उसने पूरा पूरा जीवन व्यतीत करा, उसको सेटिस्फाई किया, उसको सजाया धजाया चमकाया, लेकिन मरने पर वो भी उसके साथ नहीं जाता है।
और चौथी पत्नी है उसकी आत्मा, जिसके बारे में पूरे जीवन भर उसने सोचा ही नहीं, उसको नेग्लेक्ट करता रहा। तो यही हम सब करते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे जीवन हम अपनी आत्मा को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है मास्टर्स। और जो जबकि वो हर पल हमारे साथ रहती है, यानी कि ये शरीर हम छोड़ देते हैं तब भी वह आत्मा हमारे साथ रहती है, हमारा साथ निभाती है। तो क्यों ना मास्टर्स हम इसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर दें, ठीक है ना। उसको हम नेग्लेक्ट ना करें और अपनी आत्मा की इम्पोर्टेंस को हम अच्छे से समझें। मुझे आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि आत्मा क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या है मास्टर्स कि जब एक आत्मा जो होती है एक प्योर कॉन्शियसनेस फॉर्म में होती है, ठीक है ना। और जब आत्मा प्योर कॉन्शियसनेस फॉर्म में होती है तो क्या होता है, वो एक भगवान का रूप होती है, मदर का। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब वहां पर क्या था, एक शून्य था, एक प्योर कॉन्शियसनेस थी, उसे हम ईश्वर कहते हैं। और उस ईश्वर का मन हुआ कि वह अपने आप को अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त करे, क्योंकि वह कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है, वह चेतना जो है एक एनर्जी है। तो उसमें अभिव्यक्त करने के लिए विस्फोट हुआ, और जो वो विस्फोट हुआ तो आप सोचिए कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा है, और जो प्योर कॉन्शियसनेस होता होगा उसमें कितनी ज्यादा एनर्जी होती होगी। जब उसमें विस्फोट हुआ तो उसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और जब वो विस्फोट हुआ तो उसमें से कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे ब्रह्मांड बन गए। धीरे धीरे मानव, जानवर, पशु, पक्षी, सारी सृष्टि की संरचना हुई। और उस प्योर कॉन्शियसनेस से, उस प्योर चेतना से, अगर हम यहाँ पर एक मैं उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए एक शीशा है, जब हम उस शीशे को तोड़ते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो जो उसका छोटा सा इतना सा कण होगा मास्टर्स, तो उसमें हम चाहे अपने चेहरे को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन वह मिरर तो रहेगा ही ना, क्योंकि वह मिरर का अंश है, तो वह मिरर तो रहेगा ही। इसी प्रकार तो जब हम उस मिरर को तोड़ रहे हैं तो उसका हर एक अंश मिरर कहलाता है। तो ऐसे ही जो वो प्योर कॉन्शियसनेस थी, जब उसमें विस्फोट हुआ, उसने अपने आप को अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त करना चाहा, तो हम भी तो ये ईश्वर ही हैं। क्या मेरे अंदर ईश्वर नहीं है? क्या इस मोबाइल के अंदर ईश्वर नहीं है? ये जो मोबाइल है, क्या पेन के अंदर ईश्वर नहीं है? क्या इस लैपटॉप के अंदर ईश्वर नहीं है? क्या आपके अंदर ईश्वर नहीं है? है मास्टर्स। हम सभी में वह चेतना है, हम सभी उस चेतना का रूप है। जब बनी ही सब चीजें ईश्वर से हैं तो सभी कुछ ईश्वर ही है, कुछ भी ईश्वर से बाहर नहीं होता है मास्टर। पूरे सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर है। इसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। हमारी जर्नी जो है मास्टर्स, ये 5 साम्राज्य यहाँ से शुरू होती है। हमारी ये एक प्रकार से श्रृंखला है। हम सबसे पहले खनिज साम्राज्य हैं, ये जो मिनरल दिख रहा है ना आपको पिक्चर के अंदर, हम सबसे पहले साम्राज्य यानी कि मिनरल किंगडम से आए। हम क्या थे? मिनरल थे, एक पत्थर, एक कण। हाँ, सबसे पहले हम इस धरती पर एक कण के रूप में जन्म लिया था हमने। फिर उसके बाद हम वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम में आए। उसके बाद हम एनिमल किंगडम या पशु साम्राज्य में आए। फिर हम ह्यूमन किंगडम में आए यानी कि मानव साम्राज्य में। और उसके बाद हम शून्यता में चले जाते हैं यानी कि ईश्वरीय साम्राज्य में, डिवाइन किंगडम में। और ये पांचों साम्राज्य हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है मास्टर्स। आज अगर हम मानव जीवन में हैं तो ये सब खनिज पदार्थ, खनिज साम्राज्य से भी हम होकर आए हैं, हम वनस्पति साम्राज्य से भी होकर आए। और यह एक श्रृंखला है। एक जन्म हम जो लेते हैं, सबसे पहले खनिज साम्राज्य में लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिस्टल्स और स्टोन्स के रूप में। और फिर धीरे धीरे हमारी चेतना का जैसे जैसे विकास होता है तो हम वनस्पति साम्राज्य की ओर अग्रसर होते हैं।
प्लांट, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे बनते हैं, फिर बड़े पेड़ बनते हैं, और फिर हम ये वाटर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के बाद हम पेट एनिमल्स जब बन जाते हैं, जब हम पेट एनिमल्स के रूप में जन्म ले लेते हैं, तो हम ह्यूमन उसमें किंगडम में आते हैं। और जब हम उसमें हम अलग अलग अपनी लर्निंग्स लेते हैं, और जब लर्निंग हमारी पूरी हो जाती है, तो हम शून्यता की ओर ईश्वरीय साम्राज्य में विलीन हो जाते हैं। तो ये था हमारा जर्नी ऑफ हमारी सोल। एक जो सोल होती है, हम ECW यूनिट है, एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम यूनिट्स। हम लोग क्या है? एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम यूनिट्स। हमारे अंदर ऊर्जा भी है, चेतना भी है और ज्ञान भी है। और जो ये मिनरल किंगडम होता है, जिससे हम होकर आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम इस धरती पर आए थे, तो हम मिनरल किंगडम से ही होकर आए थे। तो ये जो मिनरल किंगडम होता है, इसके अंदर विजडम नहीं होता है मास्टर्स। हमारे अंदर एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है और विजडम है, लेकिन जो मिनरल होता है, मिनरल साम्राज्य में एनर्जी होती है, कॉन्शियसनेस भी होती है, चेतना भी होती है और ऊर्जा भी होती है, लेकिन इनके अंदर विजडम नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। और जब हमें ECW यूनिट ज्ञान आ जाता है, तो हम आगे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और उसमें अग्रसर हो जाते हैं। अब ये पतंजलि जी का 5 फिंगर कंसेप्ट तो आप सभी को पता है ना, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल ओवर सेल्फ। तो ना तो मास्टर्स हम केवल फिजिकल बॉडी हैं, ना ही हम माइंड हैं केवल, और ना ही हम इंटेलेक्ट हैं। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं, हम सोल हैं। वास्तव में हम भौतिक शरीर के अंदर ऊर्जा वाली एक आत्मा होते हैं मास्टर्स। हम इस आत्मा के बारे में बहुत कम सोचते हैं, और हमारी आत्मा के ऊपर शरीर में, यह आत्मा हमारे शरीर में लिपटी हुई होती है, इसलिए इसकी ऊर्जा का हमें एहसास ही नहीं होता है। वी आर लाइट बीइंग्स। यह लाइट हमारे शरीर में लिपटी हुई रहती है। हमारे 7 शरीर होते हैं मास्टर्स: अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, ज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर और परमानंद शरीर, और जिसके ऊपर यह आत्मा लिपटी रहती है। इसलिए हमें आत्मा का एहसास बहुत कम होता है, और नहीं होता है, और यह हम कब होता है? जब हम ध्यान में जाते हैं। इसलिए मास्टर्स, हमारे भौतिक शरीर की तो मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो हमें यह ज्ञान जरूर हासिल करना चाहिए कि वी आर नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी, बट वी आर माइंड, नॉट इंटेलेक्ट, बट वी आर सोल। हम एक सोल हैं, और जो एक चेतना है। जब हम धरती पर आते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम सारा काम इस शरीर से करते हैं, लेकिन अपने आप को हम शरीर ही समझने लग जाते हैं। और शरीर में हमें, और इस धरती को, जैसे हम बच्चों को मास्टर स्कूल भेजते हैं ना, उसी तरीके से यह धरती भी एक हमारे लिए विद्यालय है, जहाँ पर हम अपने सोल के लेसन्स को लर्न करने के लिए आते हैं। जो अधूरे कार्य हमारे रह गए थे, हम उनको कई जन्मों से पूर्ण नहीं कर रहे थे, उनको पूरा करने के लिए आते हैं। एक्सपीरियंसेस, अनुभवों को ग्रहण करने के लिए हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है कि हम सब अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं, और अपने आप को, स्वयं को चेतना की अवस्था से अलग कर लेते हैं। तो असल में हमारा रूप क्या है? चैतन्य अवस्था से अपने को हम अलग कर लेते हैं, और असल में हमारा स्वरूप क्या है? लोगों को यहाँ पर आने के बाद क्या परेशानी होती है कि अगर हम ध्यान करेंगे, तो क्या हमें घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ देनी है? नहीं मास्टर्स। क्या हमें जंगल में चले जाएं ध्यान करने के लिए, या हिमालय के पर्वतों पे चले जाएं सब कुछ छोड़ छाड़ के? नहीं, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। हमें केवल डिटैचमेंट के साथ रहना है।
जैसे कि कमल के फूल के पत्ते के ऊपर आपने देखा होगा मास्टर्स, पानी की बूंद, ओस की बूंद होती है। वो कैसे रहती है? वह कमल के पत्ते से डिटैच होती है, लेकिन डिटैच होते हुए भी उसके ऊपर अटैच होके रहती है, फिक्स होके रहती है। उसी तरह से हमें भी अपने परिवार में रहना है कि और पारिवारिक जिम्मेदारियों को सभी को पूरा करते हुए ध्यान करना है, सज्जन सांगत्य करना है, बुक्स रीडिंग करनी है, और इस तरह से अपनी चेतना का विस्तार करना है और आध्यात्मिक उन्नति करनी है और अपनी आत्मा को जानना है और उसकी प्रगति करनी है, और लेकिन अपने गृहस्थ के कार्यों को, सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। कमल पात के पर जो पानी की बूंद है, उसी के समान हमें भी रहना है और डिटैच होते हुए रहकर हमें अपने सारे काम करने हैं। तो हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है। अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तो यही हमारे दुखों की जड़ होती है मास्टर्स। और अगर हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो ये एक हमारे लिए ब्लिसफुल फ्रूट है। हमें अपनी आत्मा का प्रैक्टिकल जो अंडरस्टैंडिंग है कैसे होती है मास्टर्स, जैसे कि मैंने बताया, इस आत्मा के बारे में हमें कैसे पता चले, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हम जब मेडिटेशन करते हैं, जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे तो हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। बहुत सारे मास्टर्स ने आप लोगों में से यहाँ पर एस्ट्रल ट्रेवल भी किया होगा, तो आपको इस चीज का अनुभव भी होगा जब आपने एस्ट्रल ट्रेवल किया होगा। तो कैसे मतलब आत्मा हमारी बॉडी से अलग होती है। हमारी जो थर्ड बॉडी होती है मास्टर्स, एस्ट्रल बॉडी होती है। हमारे पास 7 बॉडीज होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। जो हमारी थर्ड बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी, वो हमारे इस फिजिकल बॉडी से अलग होती है ध्यान में, और हम अलग अलग अनुभव प्राप्त करते हैं। मेडिटेशन के हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। और वैसे तो हम रात को सोते वक्त हम सभी एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं मास्टर्स। कितनी अद्भुत बात है ना। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी। हम सभी जब रात को सोते हैं तो हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। हमारी थर्ड बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी से अलग होती है और ये एस्ट्रल ट्रेवल करके आती है, और जब हम जागते हैं तो ये वापस हमारी फिजिकल बॉडी में आ जाती है। तो ये तो इसकी हुई प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अब हम कहते हैं व्हाट इज ट्रू और परफेक्ट डिटैचमेंट। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, हमें डिटैच होके रहना है, हमें अटैच होके नहीं रहना है। अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमें फिर ध्यान और ज्ञान को प्राप्त करना है, सज्जन सांगत्य करना है, किताबों को पढ़ना है, और इस तरह से आगे बढ़ते जाना है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। और जब हम यहाँ पर इस धरती पर आए थे तो हमें मालूम था कि हमें क्या करना है, लेकिन जैसे जैसे हम विकसित होते चले गए मास्टर्स, यानी कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कभी मुस्कुराते हैं तो कभी वो रोते हैं, और कभी किसी चीज से डरते हैं। उनको अपने पूर्व जन्म की सभी चीजों की याद रहती है, उन्हें अपना सोल प्लान मालूम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के संपर्क में आते जाते हैं, हम अपने शरीर के स्तर पर ही काम करने लग जाते हैं। हम अपने उस चैतन्य को भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि एक पेड़ है मास्टर्स। अब पेड़ है, घना भरा, हरा भरा पत्तों से भरा हुआ पेड़। तो उस पेड़ के अंदर क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? क्या कोई बता सकता है मुझे आप में से? किसी पेड़ के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत चीज क्या है उसकी? रूट्स, उसकी जड़। यस यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उसकी जड़ें, जैसा कि आपने बताया, उसकी जड़ें। तो उसी तरह मास्टर्स, अगर हमारी जड़ें जो हैं मजबूत होंगी तो पेड़ भी हमारा मजबूत रहेगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारी रूट क्या है? सोल। सोल हमारी रूट है। हमारी जो आत्मा है वह हमारी जड़ है। अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हमारा ये शरीर जो है, इसकी शाखाएं जो है, इसकी ब्रांचेस जो है, यानी कि जो इसके अंग हैं, वो भी मजबूत रहेंगे। हमारी रूट्स यानी कि हमारी आत्मा, हमारी आत्मशक्ति मजबूत है तो हमारे सभी शारीरिक अंग वह भी मजबूत रहेंगे। जैसे कि हम भोजन ग्रहण करते हैं ना मास्टर्स, उसी तरह से हमारी आत्मा का भोजन क्या है? ध्यान, सज्जन सांगत्य,
स्वाध्याय, जब हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ज्यादा हमारी आत्मा को पूर्ति मिलती है, आत्मा हमारी खुश होती है। ये कितने सालों से, कितने जन्मों से, सालों से नहीं जन्मों जन्मों से भूखी है। जब हम इस ध्यान में बैठते हैं तो कितना हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो यही इसका भोजन। तो हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा हमारी आत्मा को मजबूती मिलेगी, उसका भोजन ग्रहण मिलेगा, और उतने ज्यादा हमारे जो शारीरिक अंग है मास्टर्स वो मजबूत होंगे। कैसे? क्योंकि ध्यान आपको पता ही है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे ब्रह्मांड से विश्वस्तरीय ऊर्जा का प्रवाह हमारी नस नाड़ियों और कोशिकाओं में होता है, और उससे हमारे सभी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रोगों का विकार नाश होता है और हम निरोगी काया प्राप्त करते हैं। तो इससे हमारा शरीर मजबूत बनता है। इसीलिए मास्टर कहा गया है, शरीर हमारा तभी मजबूत होगा अगर उसकी जड़ रूपी आत्मा यानी कि चैतन्य मजबूत होगा। ठीक है, हमें अपने जीवन में सब कार्यों को कर सके, इसलिए अपने शरीर को मजबूत बनाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट नो अबाउट द सोल एंड एवरीथिंग विल एडेड अनटू यू। इसका क्या अर्थ है मास्टर्स? यानी कि हमारे अंदर जो भगवान है, अगर हम उसको देखें, माने, सबसे पहले इस ज्ञान को समझें कि ईश्वर ही सब कुछ है। जो कुछ भी हमको जरूरत है जीवन में चीजों को पाने की, वो हमें स्वतः ही मिलती चली जाएंगी। यानी कि हमें भगवान में विश्वास होना चाहिए। जो भी हम उसमें करते हैं तो हमें जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, उसको पाने के वो हमें अपने आप ही चलकर आ जाएंगी हमारे लिए, जो भी निश्चित है। लेकिन हम सोचते क्या है कि हम हर चीज को बाहर पूछते रहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कमा लें, हम हर चीज को पा लें, उसको पाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते ही रहते हैं। लेकिन हमें अपना जीवन जीने के लिए कुछ ही चीजों की जरूरत होती है। जरूरत से ज्यादा लालसा, अभिलाषा भी ठीक नहीं होती है। वो अपने आप चला आएगा हमारे जीवन में जब हम ध्यान करेंगे। और सबसे पहले अपनी आत्मा के स्तर पर हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। यह समझना है कि हम केवल शरीर नहीं है, हम तो एक आत्माएं हैं। अब यहाँ पर मास्टर्स हमारा आता है मेजर डेविएशन पॉइंट। ये होता है हमारा प्रमुख विचलन बिंदु। कुछ समय तक अपनी सही योजना पर चलने के बाद एक ऐसा पड़ाव आता है जहां से हम आत्मा के निर्धारित योजना से भटक जाते हैं। इस पड़ाव पर पहुंचने तक जीवन में सब कुछ सुनियोजित तरीके से चलता है मास्टर्स। यह पड़ाव, जिसे हम प्रमुख विचलन बिंदु कह रहे हैं, हमारे पूर्व जन्मों से प्राप्त किए गए ज्ञान से निर्धारित होता है। एक्सक्यूज मी मास्टर्स। जीवन में प्रमुख विचलन बिंदु पर पहुंचने के बाद यह अत्यंत आवश्यक होता है कि हम अपनी आत्मा के निर्धारित कार्य पथ पर ही अग्रसर हों, अन्यथा हमारे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे कि किसी को शारीरिक या सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कोई परेशानी हमें इंगित करती है कि जीवन में कुछ नया सीखने का समय आ गया है। अगर हम अपने उस पर्पस ऑफ लाइफ को फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, हमें बहुत सारी समस्याएं आई। तो ये होता है मेजर डेविएशन पॉइंट। ये वाई जंक्शन के एक पॉइंट पर हमें ऐसे पहुंच जाते हैं जहां पर हमें इस बात पर जाना था हमें कश्मीर, और हम पहुंच गए केरला। तो ये हमारा वाई जंक्शन हो गया। तो हमें जाना था कश्मीर। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम कौन से पर्पस ऑफ लाइफ को लेकर आए हैं इस धरती पर, तो हमें वह ढूंढना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, फुल मून मेडिटेशन के दिन, जो पूर्णमासी का दिन होता है, उससे 2 दिन पहले और उससे 2 दिन बाद, जब ये 5 दिन हम रात को मेडिटेशन में बैठते हैं और क्वेश्चन डाल के, प्रश्न करके बैठते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो मास्टर्स हमें
उसका उत्तर अवश्य मिलता है। और जब हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को फॉलो अप करते हैं तो हम अपने यानी कि जीवन पथ पर चल रहे हैं। अब जो हमारी जो सोल स्कैनिंग होती है वो कैसे की जाती है? हम अपनी आत्मा का अवलोकन विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक अनुभवों के, सपनों, संयोगों, दिन के विश्लेषण और अंत में शारीरिक और मानसिक रोगों के माध्यम से कर सकते हैं। जो बुक रीडिंग करते हैं उससे भी हमें एक्सपीरियंसेस आते हैं। उसके द्वारा भी हमारी सोल स्कैनिंग की जाती है। जैसे मास्टर्स हमारा एमआरआई होता है ना, बोन फ्रैक्चर हो जाने पर एमआरआई कराने जाते हैं हम, लैब में टेस्टिंग होती है। ऐसे ही आप हमारी सोल की भी स्कैनिंग की जाती है। जब हम काउंसलर्स हैं, जब आप स्पिरिचुअल काउंसलर के पास जाएंगे तो आपकी सोल की स्कैनिंग करेगा। वो सोल की स्कैनिंग कैसे करेगा? जो आपको ध्यान में अनुभव आ रहे हैं, या फिर आपको सपने में जो आपको दिखाई दिया, या दिन भर आपको जो भी आपके कोइंसिडेंसेस होते हैं, बार बार जो सपने में एक ही चीज दिखाई दे रही है, तो उसके आधार पर, या आपके जो शरीर पर डिसीजेस आ गए हैं, शारीरिक मानसिक और जो डिसीज आपको परेशानियां आ रही हैं, रोग आ रहे हैं, उसके आधार पे आपकी सोल को स्कैन करके आपको उसका सोल्यूशन दिया जाता है और स्पिरिचुअल टैबलेट में बताया जाता है। जब हम 10% जो है अपने, जो मैंने आपको बताया, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होता है, सोल होता है, जब हम उस पर से डेविएट हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं, और हम अपनी आत्मा के ज्ञान को नहीं समझते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और हमें अपनी आत्मा का बोध नहीं होता है, तो हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अगर अपने पर्पस ऑफ लाइफ से 10% डेविएट करते हैं तो हमें स्किन डिसीज आने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमें एक्जिमा होने लग जाता है, या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है स्किन पर। कभी कभी गर्दन में भी स्किन में भी आपको रैशेस वगैरह या एलर्जी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप समझ लीजिए मास्टर्स कि आपके अंदर डिसीजन लेने की पावर बहुत कम है, और आपके हाथ पैरों में अलग अलग जगह भी स्किन पर प्रॉब्लम नजर आती है। तो अब स्किन की एलर्जी हो रही है, यानी कि आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ से 10% डेविएट कर रहे हैं, उस पे 10% डेविएशन पे चल रहे हैं। तो हमें उसको स्कैनिंग करके, सोल स्कैनिंग करके सर्च करना होता है कि हम कहाँ पर डेविएट कर रहे हैं, और अपने सोल प्लान को हमें समझना होता है। और कई बार अगर हम अपने सोल प्लान को अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं तो कभी कभी हम उससे 40% भी डेविएट कर जाते हैं। और जब हम 40% डेविएट कर जाते हैं मास्टर्स, तो क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि मसल्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बहुत से लोगों को, हमारे शरीर में जगह जगह दर्द होने लगता है। तो ये मसल्स की जो प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब है, हमारे जीके सर ने हमें बताया है कि हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है, हम सभी का पर्पस ऑफ लाइफ है, आपका भी है, मेरा भी है, हम जितने भी लोग धरती पर आए हैं, हम सभी का पर्पस ऑफ लाइफ होता है मास्टर्स। अगर हम 40% उससे डेविएट कर जाते हैं तो हमारे अंदर मसल्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ सर्च करना है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कौन सा पर्पस ऑफ लाइफ लेकर आए। और इसका तरीका मैंने आपको बताया कि पूर्णमासी के 5 दिनों में हम जब रात को ध्यान करते हैं और उसमें प्रश्न डालकर बैठते हैं, तो हमें उसका उत्तर कुछ ही महीनों में अवश्य मिलता है, और हमें अपना सोल पर्पस पता चलता है, और हम उस पे जब चलते हैं तो ये समस्याएं अपने आप ही स्वतः ही दूर हो जाती है, और हमारी मसल्स की प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती है। और ज्यादा अगर हम इस अपने पर्पस ऑफ लाइफ से विचलित हो जाते हैं, यानी कि 90% अगर हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ से विचलित हो जाते हैं, तो हमें बोन फ्रैक्चर की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे शरीर में बोन फ्रैक्चर हो जाता है। आमतौर पर बोन फ्रैक्चर तो एक्सीडेंट के द्वारा भी होते हैं मास्टर्स। जैसे चलते चलते कई बार लोग गिर जाते हैं, उनकी हाथ की हड्डी टूट जाती है, या पैर की हड्डी टूट जाती है, या कमर की टूट गई। इसका मतलब क्या है कि अब आप बेड पर आ गए, है ना मास्टर्स।
बेड पर आ गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप कोई भी काम खुद तो कर नहीं सकते हैं, आप दूसरों पर अपने सभी कार्यों के लिए टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये चीजें हमें क्या इंडिकेट करती हैं कि जो हमारा मेजर सोल प्लान है वो हमें बैठकर सोचना चाहिए कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे मन में प्रश्न आता ही है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें उसे जानना है। यानी कि हम 90% अपने पर्पस ऑफ लाइफ से डेविएट होके चल रहे हैं, और जब हम उस पर चलना शुरू कर देंगे, उसको फॉलो अप करना शुरू कर देंगे, तो हमारे हड्डी का फ्रैक्चर जो है, बोन फ्रैक्चर की प्रॉब्लम स्वतः ही दूर हो जाएगी। और मास्टर्स जैसे जैसे अगर हम 180 डिग्री अपने पर्पस ऑफ लाइफ से डेविएट कर जाते हैं तो हमें कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। जो कई लोगों को आपने सुना होगा ना, कैंसर होता है, उसके पीछे रीजन जो हमारे जीके सर ने हमें बताया है, इतनी सुंदर विजडम जीके सर ने हमें दी है कि वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ से 180% जो है डेविएट कर गया, इसीलिए उसे कैंसर की प्रॉब्लम आई है। या फिर किडनी फेलियर की प्रॉब्लम्स हो जाती है मास्टर्स कई बार, या पैरालिसिस हो जाता है, एड्स की प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से जो डेथ स्टेप्स इलनेसेस होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं मास्टर्स, क्योंकि वो पर्सन जो है 180 डिग्री अपने आत्म योजना के अनुसार नहीं चल रहा है, उसके विपरीत चल रहा है। अब आपने देखा होगा कि एक परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन परिवार में किसी एक व्यक्ति को ही समस्या आती है, सभी को तो नहीं आती है, क्योंकि वह आदमी अपनी योजना के अनुसार काम नहीं कर पाता। तो हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा हम अपनी पूर्णात्मा के बारे में हमें ज्ञान मिलेगा, और हमको अनुभव आएंगे, और हमें पता चलेगा कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और जो ये कैंसर पेशेंट्स होते हैं, इनके लिए जीके सर ने अलग अलग स्टेट्स में मास्टर्स अलग अलग आश्रम्स भी खोले हैं। आश्रम धर्म का पालन करने के लिए उनको, जब आप हमारा आचार्य संगत में आते हैं तो हम उसका फॉर्म भरवाते हैं, आपको इसकी विजडम बताएंगे आपको कैसे इसको सभी लोगों की समस्याएं ठीक हो गई हैं। और जगह जगह सर ने आश्रम भी खोले हैं, उन आश्रम में आप जाकर निःशुल्क रह सकते हैं, जहाँ पर पेशेंट बॉर्स आके रहते हैं। वहाँ पे हमारे काउंसलर्स भी अवेलेबल हैं। हर स्टेट में सर ने ये आश्रम खोले हुए हैं, और अपनी समस्याओं से कुछ दिन वहाँ पर आप रहिए, आइए रहिए। वहाँ पे कमरे बने हुए हैं, पिरामिड बना हुआ है, उसके नीचे ध्यान कीजिए। किचन भी है, खाने पीने की पूरी सुविधा है, आपको भोजन की भी सुविधा कराई जाती है, और आपकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। और वहाँ पर हमारे काउंसलर्स आपको गाइड करते हैं, और यह निःशुल्क ही है, आप वहां पर आकर रह सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी सोल के इवोल्यूशन में मास्टर्स 4 ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो ये 4 ऑब्स्टिकल्स कौन से होते हैं? यानी कि जो आत्मा है उसके विकास में 4 बाधाएं आती हैं: भय, अहंकार, शक्ति और आध्यात्मिक आलस्य। जो भय होता है यानी कि फियर जो होता है हमारा बॉडी लेवल पे होता है, माइंड के लेवल पे होता है, इंटेलेक्ट के लेवल पे होता है, और हमारी आत्मा यानी कि सोल के लेवल पे होता है। तो हमें अकेलेपन का डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, कभी हमें रात का डर लगता है, कभी हमें ऊंचाई से कूदने का डर लगता है, नीचे देखने का भी डर लगता है। बहुत तरीके के डर जो होते हैं हमारे अंदर समाये रहते हैं। हमें अपने शरीर पर चोट लगने का डर लगता है, ये तो हमारा बॉडी का डर हो गया। माइंड से भी फियर होता है कि कहीं हमारे मान लीजिए हमारे बच्चे ही हैं, छोटा सा बच्चा है, वो झूले पे झूलने गए हैं, कहीं वो झूले से ना गिर जाए, ये भी एक माइंड का फियर है हमारा। किसी दूसरे के पर्सन के बारे में हम गलत सोच रहे हैं कि कहीं उसके चोट ना लग जाए, तो ये भी एक फियर है, एक तरीके का डर है। तो ये फियर जो होते हैं ये कैसे दूर हो सकते हैं? वही इसका आंसर आप ही के पास है मास्टर्स। स्वाध्याय, सज्जन संगत और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन यानी कि ध्यान। जब हम इनको करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो ये फियर होते हैं ये 90% दूर हो जाते हैं, और जो 10% जो फियर बचता है वो एक अच्छा फियर होता है, क्योंकि वो होना भी चाहिए।
वो जो होता है हमारी इंस्टीट्यूशन होती है। जैसे कई बार हमें इंस्टीट्यूशन आती है ना कि अगर ये पर्सन वहां पर जाएगा तो इसके साथ ऐसा बुरा हो जाएगा, तो हम उसको मना कर देते हैं, नहीं आप वहां नहीं जाना, ऐसा नहीं कर। हमें इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं जब हम बहुत ज्यादा ध्यान करने लग जाते हैं। तो जो ये इंस्टीट्यूशंस आती हैं, ये 10% फियर जो होता है, हमारे जीके सर कहते हैं ये एक अच्छा फियर है। तो ये तो होना स्वाभाविक है और इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो और जो ये फियर होता है ना, हमारे मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र पे होता है। अब इसमें आता है हमारा अहंकार, भय के बाद आता है अहंकार। ये हमारी आत्मा की प्रगति में कैसे बाधक होता है मास्टर्स? ईगो, आपको पता ही है। अहंकार, जब हम कुछ अहंकार करने लग जाते हैं, जब हम अहंकार करते हैं, हमारे अंदर ईगो आ जाती है, तो हम अपनी धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स में फंसने लग जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, हमारी लर्निंग्स खत्म हो जाएंगी। हम एक ईगो में रहते हैं। ईगो हमें क्लियर करने के लिए क्या करना है, अपने आप को सरेंडर करना है, एक्सेप्टेंस देनी है, और सज्जन सांगत्य करना है, और शेयरिंग एक्सपीरियंसेस करना है। जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो मास्टर्स हमारी जो ईगो है वो जीरो हो जाती है। तो और ये हमारे मणिपुरा चक्र से रिलेटेड होती है, और साथ ही साथ ये थोड़ा सा लिटिल बिट हमारे अनाहत चक्र से भी रिलेटेड है। तो अपने आप को ईगोलेस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं मास्टर्स। पहला, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, और दूसरा शेयरिंग करना एक्सपीरियंसेस को, और तीसरा अपनी एक्सेप्टेंस देना। इन तीनों को मिलाकर हमारी ईगो को ये तीनों जीरो कर देते हैं, और तभी हमारी आत्मा की उन्नति हो सकती है। अब तीसरा हमारे आते हैं स्पिरिचुअल पावर्स। ये स्पिरिचुअल पावर्स क्या होती है मास्टर्स? जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमें बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स हमारे अंदर आने लग जाती हैं, जैसे कि थर्ड आई की पावर है, या कोई इंस्टीट्यूशन पावर्स हैं, टेलीपैथी की पावर्स हैं। टेलीपैथी की पावर जैसे दूरदर्शिता की पावर जो होती है। और इन पावर्स को अगर हम फिजिकल लोगों के लिए यूज करते हैं तो हमारी ये जो पावर्स हैं ये धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं, और हमारे अंदर रोगों का संचार होना शुरू हो जाता है। और इनको हमें केवल अपने आत्मा के विकास के लिए और जो आध्यात्मिक पर्सन है उनके विकास के लिए ही यूज करना होता है मास्टर्स। इनको हमें फिजिकल लोगों के लिए यूज नहीं करना है, इनको खाली हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए ही यूज करना होता है। 1 लाख में केवल एक ही ऐसा केस होता है जब हम बहुत सारे लोगों की परमिशन लेकर एक ग्रुप में काम करते हैं। हमें कभी भी, पत्री जी ने भी कहा है, हमें कभी भी किसी की हीलिंग नहीं करनी है अपने स्पिरिचुअल पावर्स को यूज करके। तो ये तो एस्ट्रल सर्जरी आप लोगों ने सुना ही है, 1 लाख में किसी एक की होती है ग्रुप मेडिटेशन के अंदर। आप और इसीलिए ये जो स्पिरिचुअल पावर्स है इनका हमें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इनका मिसयूज करते हैं तो जितनी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी कारण आती हैं कि हम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। और इसके बाद हमारा आता है स्पिरिचुअल लेजीनेस, यानी कि आध्यात्मिक आलस्य। अब जैसे कि मैं ये आज आपके साथ बैठकर मास्टर्स ये सेशन ले रही हूँ, तो मेरे अंदर एक अहंकार आ जाएगा कि, और मैं ये सोचूंगी हाँ मेरे को तो बहुत कुछ आ गया, इतनी सारी टैबलेट्स आ गई, इतनी सारी विजडम जेके सर ने हमें पढ़ाई है और सब कुछ आ गई, मैं तो अब सेशन भी लेने लग गई हूँ, ध्यान भी कराने लग गई हूँ, अब मुझे आगे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। तो ये क्या हुआ, मेरा आध्यात्मिक आलस्य, क्योंकि मैं अब अपनी नई लर्निंग को लेने के लिए तैयार ही नहीं। मैं सोच रही हूँ कि मुझे सब कुछ आ गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है मास्टर्स। हमें हमेशा हर पल अपनी नई लर्निंग को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को खुद ही रोक देते हैं तो ये कहलाता है हमारा आध्यात्मिक आलस्य। और जब हम ऐसा करते हैं तो मास्टर्स ऑब्वियस है हमारा ऑब्स्टिकल तो लग ही गया ना, हमारी सोल इवोल्यूशन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने खुद ही अपनी लर्निंग को रोक दिया। तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए मास्टर्स, और अपने कंफर्टेबल जोन से हमें बाहर आना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, 10% डेविएशन के बारे में भी, तो यहाँ इससे भी हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये हमारी बॉडी में एक अलार्म के रूप में आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि पहले शुरू में हमें एक अलार्म देती हैं स्किन डिसीज के रूप में कि आप मतलब स्पिरिचुअल लेजीनेस कर रहे हो। और
अगर हम उस कंफर्ट जोन को ब्रेक कर देते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएगी, हम नई लर्निंग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं वो नई लर्निंग लेने के लिए तैयार नहीं होती हूँ तो ये धीरे धीरे बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए हमारी आत्मा के विकास में 4 बाधाएं होती हैं, वह अहंकार, शक्ति और आध्यात्मिक आलस्य। तो मास्टर्स अब हम अपना आगे बढ़ते हैं, हमारी इवोल्यूशन ऑफ सोल। जैसे कि कोई बच्चा है हमारे घर में पैदा होता है, और उसी तरह से किसी एक सोल की भी स्टेजेस होती हैं मास्टर्स। इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसेंडेंटल सोल और इनफाइनाइट सोल। आपने पढ़ा ये 5 फिंगर कंसेप्ट पत्री जी का, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल और ओवरसेल, ये 5 हमारे ये हैं, आपको पता ही है ना। तो ऐसे ही ये सोल भी हमारे से रिलेटेड होती है। हमारी सोल जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही तो वह दौड़ने नहीं लग जाता है, पहले वह 3-4 महीने बिस्तर में रहेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर वह चलना फिरना सीखता है। जिस प्रकार हम एक बच्चे की ग्रोथ देखते हैं वैसे ही हमारी सोल की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि जो भी सोल अर्थ पर आती है उस सोल को थोड़ा टाइम तो एडजस्ट होने में मास्टर्स लगता ही है, ठीक है। और जब बच्चा पैदा होता है तो वह बिल्कुल एक इन्फेंट होता है। तो हमारी सोल भी क्या हुई, पहली फिंगर इन्फेंट सोल, बॉडी लेवल पे जो पत्रिज ने बताई है ये हमारी इन्फेंट सोल होती है। यह ईश्वर के स्पिरिट वर्ड से आती है या दूसरे स्टार से आएगी या प्लैनेट से आती है, डायरेक्ट आती है। नेचुरली जब आती है तो इनका पूरा का पूरा कनेक्शन गॉड के साथ रहता है, भगवान के साथ रहता है। उनके माइंड से ईश्वर विस्मृत नहीं होता है, वो काफी हद तक ईश्वर की डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहती है। पर क्योंकि वो बॉडी के लेवल पर है, 5 फिंगर कंसेप्ट के बॉडी लेवल पर है, तो पूरा काम होने पर हम उन्हें वहां पर इन्फेंट सोल को रखते हैं। जब बॉडी है तो वहां पर उसका पूरा काम बॉडी के सुख के लिए ही होता है, वो जो भी काम करेंगे अपने शारीरिक सुखों के लिए ही करते हैं। और वो ज्यादा से ज्यादा उनका ध्यान कहाँ रहता है, खाने पीने पर रहेगा। वो जीवन के जितने भी सुख हैं, शरीर को जितने भी सुख हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा वो शारीरिक सुखों में इंडल्ज रहते हैं। जैसे कि एक कोई छोटा बच्चा होता है ना मास्टर्स, हमारे ऊपर डिपेंड रहता है, वैसे ही इन्फेंट सोल भी हमारे वो ऐसी जगह पर जन्म लेती है कि वह परिवार में और लोगों पर डिपेंड रहती है। जैसे एक इन्फेंट सोल है, जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। तो ये लोग शुरू शुरू में ऐसी जगह पर, जैसे कि ट्राइब्स लोग होते हैं, जैसे कि आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं, ये इन्फेंट सोल है। तो ये क्या है, ट्राइब्स ऐसी जगह पर जन्म लेते हैं या नेचर के आसपास जन्म लेगा जहां पर वह प्रकृति से कनेक्टेड रहे, क्योंकि वह ऊपर से आया है और उसे यहाँ की डुअलिटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। जंगलों के ट्राइब्स के वगैरह में भी वह धीरे धीरे और फिर वह ऐसी फैमिलीज में जन्म लेगा, जैसे जैसे उसकी चेतना का विस्तार होगा, जहाँ जो जो बिग फैमिलीज होती हैं, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, उनमें जन्म लेगा, जहां पर उसे कमाने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। वह वहां पर बस खाली शारीरिक सुखों को भोगने के लिए आएगा, खाएगा पिएगा और सो जाएगा और उन पर डिपेंड रहेगा अपने शारीरिक सुखों के भोगों के लिए। एक साइकिल, चाहे वो बॉडी बेबी हो या इन्फेंट हो, 50 से 70 जन्म उसे लग जाते हैं और तब धीरे धीरे वह अर्थ से कनेक्ट होता है। यहाँ के जो डुअलिटी है उसके बारे में, स्वभाव के बारे में वह जानना शुरू करता है, समझने लग जाता है यहाँ की चीजों को। कोई उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इनका काम है सिर्फ सुख भोगना और प्लेजर लेना। जब इसकी साइकिल का एंड हो जाता है तो हम कौन से माइंड लेवल, सेकंड फिंगर हमारी कौन सी है, माइंड लेवल की है, तो फिर ये अपनी चाइल्ड सोल या बेबी सोल में आ जाता है। ये आप देख रहे हैं ना, चाइल्ड सोल या बेबी सोल, ये उसमें आ जाता है, जन्म लेता है। यानी कि 50 से 70 जन्म लेने के बाद हम बेबी सोल में आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यह अपनी सोसाइटी में ही सोसाइटी, जो माइंड जो होता है हमारा कहाँ से आता है मास्टर्स, हमारी सोसाइटी से आता है। तो जो हमारी सोसाइटी होती है वह हमारा मन बनाती है, वह हमारे मन में विचार डालती है, हम वैसे ही बन जाते हैं। इस टाइप की सोल
जिसमें जीवन के सारे शारीरिक सुखों को भोग लिया होता है, वह सोसाइटी से अटैच होकर रहती है और सोसाइटी की यह बहुत ज्यादा ओबीडियंट भी होती है। यहाँ से उसका फर्स्ट कार्मिक पैटर्न शुरू होता है। शुरू के समय में वह बहुत काम कर्मास करती है। यहाँ जब वह सोसाइटी से अटैच होकर रहती है तो वह धर्म से जुड़ती है, चाहे मौलवी हैं या हिंदू धर्म से हैं। जैसे जिहादी लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि मेरा अल्लाह महान, मेरा पाकिस्तान महान, मेरा हिंदुस्तान महान। कई लीडर्स लोग भी होते हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे लोग धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं। तो ये हमारी होती हैं बेबी सोल, जो कि फिर से 50 से 70 जन्म लेती हैं। ये सोल के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने जन्म लेना चाहती है, अपने लेसन्स लर्न करना चाहती है। और जैसे जैसे उसका प्रोग्रेशन होता है कार्मिक, उसके कर्मास क्रिएट होते जाते हैं। और जब इसकी साइकिल का एंड होता है तो वो यंग सोल में चली जाती है। और जब वो यंग सोल में आती है, यानी कि ये हमारी थर्ड फिंगर इंटेलेक्ट इसमें आ जाती है। तो इंटेलेक्चुअल लेवल, तो इसमें इनमें बहुत ज्यादा जोश होता है। ये बहुत बड़े मूवर्स और शेकर्स होते हैं। यहाँ पर इनकी बुद्धि का विकास होता है। इंटेलेक्ट यानी कि आप सभी को पता है, बुद्धि यानी कि ज्ञान, अनुभव। तो यहाँ पर ये क्या करती है, बहुत सारे अनुभव लेती है और ये बहुत सारे काम करती है। जो बिजनेस में लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बिजनेस की तरफ हाथ पैर मारते हैं, और जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अनुभव लेना चाहते हैं और इसके लिए बहुत जद्दोजहद मेहनत करते हैं। और ये बहुत बड़े अचीवर्स होते हैं और अपनी स्ट्रेंथ से ही इनकी जो विल पावर होती है और जो इनकी ताकत होती है, उससे हम इनको पहचान सकते हैं कि ये यंग सोल है। यहाँ पर ये आकर अपने और ज्यादा कार्मिक पैटर्न शुरू करती है। और फिर इनका जो वो होता है ना, मेटीरियलिस्टिक चीजों में, यानी कि नेम, फेम, पैसा, ऐसी चीजों पे बहुत ज्यादा इनका लगाव होता है। यंग सोल में जो लोग होते हैं वो नेम, फेम, प्रतिष्ठा, उनको प्रतिष्ठा चाहिए होती है। तो इसीलिए उसके लिए ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और जितना ज्यादा इनका लगाव होता है, ये उतने ही ज्यादा संघर्ष भी करते हैं। और अगर कोई बिजनेसमैन है, उसे तो अब सफलता ही चाहिए हर कीमत पर, चाहे उसके लिए किसी और का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। इनको हर कीमत पर अपनी सफलता चाहिए होती है। तो ये होती हैं हमारी यंग सोल मास्टर्स। और इसके बाद यहाँ पर भी इनके बहुत सारे कार्मिक पैटर्न क्रिएट होते हैं और 70 से 80 जन्म लेते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे इनकी साइकिल का एंड होता है तो हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ फिंगर मैच्योर सोल। जिस प्रकार से हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, यंग के बाद वो क्या हो गए, मैच्योर हो गए, तभी तो वो कॉलेज में आए ना मास्टर्स। इसी प्रकार यंग सोल की साइकिल पूरी करने के बाद वह मैच्योर सोल की श्रेणी में आ जाते हैं। और मैच्योर सोल काफी कुछ अचीव कर चुकी होती है, पैसा, प्रतिष्ठा, सब कुछ इसको मिल चुका होता है, सारे अनुभव वह कर चुकी होती है। अब उसे रियलाइजेशन होने लग जाता है कि यह सब चीजें मुझे सुख नहीं दे रही, तो मेरा सुख तो कहीं और है। और वह अपने सुख को ढूंढने लग जाती है कि, और उसके लिए क्या करती है, वह मैच्योर सोल सबसे ज्यादा समाज सेवा करती है, लेकिन वह स्पिरिचुअल सर्विस नहीं करती है। मैच्योर सोल समाज सेवा करेगी, स्पिरिचुअल सर्विस नहीं करेगी। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है मास्टर्स। वह गरीबों को बढ़ाएंगे, भोजन देंगे, खाना बांटेंगे। मैच्योर सोल समाज सेवा में सबसे आगे रहेंगे। और यहाँ पर भी वो क्या करती हैं, अपने कार्मिक अकाउंट जो उन्होंने क्रिएट किए थे पिछले जन्मों में, उनको वो पेड करना शुरू कर देते हैं, सेवा देना शुरू कर देते हैं। आप जितने म्यूजिक के द्वारा, म्यूजिक जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ये एटर्नल पीस को ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। और इनकी लाइफ पे जो चैलेंजेस होते हैं, इनको हैंडल करना आ जाता है। यानी कि अगर इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है तो वो उससे पहले शांत होने की मेडिटेशन करेंगे, शांत होने की कोशिश करेंगे। बुद्धिज्म, जैनिज्म, जैसे ये ओल्ड सोल्स में आ जाता है ना। ओल्ड सोल्स में जब मैच्योर सोल की साइकिल पूरी हो जाती है तो ये ओल्ड सोल में आ जाएगा।
ओल्ड सोल में आने के बाद ये बुद्धिज्म, जैनिज्म और कुछ हद तक मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। जितने भी हमारे डांसर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, सिंगर्स हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये सब सर्जन्स हैं, ये सब मैच्योर सोल में आते हैं। इनकी साइकिल को भी कंप्लीट करने में 70 से 80 जन्म लग जाते हैं मास्टर्स। और कभी कभी तो ये 100 जन्म भी ले लेती है हमारी सोल। ये हमारी सोल पर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको 50 से 70 जन्म ही लेने हैं। आपकी मर्जी है, आप लेसन नहीं लर्न करेंगे, अगले जन्म में फिर आपको लेसन लर्न करने के लिए आना है। तो आप चाहे धीरे धीरे लेसन लर्न कीजिए या तेज स्पीड के साथ कीजिए, यह हमारी सोल की अपनी खुद की मर्जी होती है। फिर हम ओल्ड सोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम ओल्ड सोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आने लग जाता है कि हम अपने आप को पहचान लेते हैं। हमें सत्य की खोज पता चल जाती है, परमात्मा। यहाँ पर हमें कर्म सिद्धांत समझ में आने लग जाता है और वह मेडिटेशन करने लग जाता है। बहुत ही कंपैशन, करुणा से भर जाता है, प्यार से भर जाता है और दूसरों को भी वह ध्यान सिखाना शुरू कर देता है। तो जितने भी लोग ध्यान सिखा रहे हैं वो सब ओल्ड सोल की श्रेणी में आ गए हैं और अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों को की केयर करना शुरू कर देते हैं और उनको देना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान सिखाना चाहते हैं और उनकी केयर करते हैं, करुणा से भर जाते हैं और सज्जन सांगत्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो इस तरह से ये ओल्ड सोल होती है। ओल्ड सोल की जब जर्नी एंड होने वाली होती है तब वह टीचिंग में आती है और मेडिटेशन करती है और कुछ जन्मों तक वह केवल खाली ध्यान करती है। अगले कुछ जन्मों में हम क्या करते हैं, खाली स्वाध्याय करते हैं और उससे अगले जन्मों में हम सज्जन सांगत्य, और जब इसकी कंप्लीशन हो जाती है तो हम जो है ट्रांसेंडेंटल सोल में भी चले जाते हैं। जो हमारे पीएसएसएम मास्टर्स हैं वो सब उनका ट्रांजिशन हो गया है मास्टर्स। ये हमारी फ्री विल पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो अंगुलीमाल हुए, वाल्मीकि जी हुए या मिलारप्पा हुए, उन्होंने एक ही जन्म में इतने सारे सोल्स के एक साथ छलांग लगा। मैंने बताया ना, ये तो हमारे पर डिपेंड करता है हम कैसे ग्रोथ करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं या एक ही जन्म में एकदम से छलांग लगाते हैं, कई जन्मों की छलांग लगा के ओल्ड सोल तक पहुंच जाती है। तो ये तो हुआ हमारा प्रोसेस। इसके बाद हमारी आती है ट्रांसिडेंटल सोल। ट्रांसिडेंटल सोल्स क्या होती हैं मास्टर्स? ये वो सोल्स होती हैं जिनका इवोल्यूशन हो चुका होता है। ये वैसी सोल्स हैं जिनका इवोल्यूशन हो चुका है। अब ये क्या करती हैं, ये धरती पर आना तो चाहती हैं लेकिन ये वापस इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल और ओल्ड सोल, मतलब कई जन्म लग जाते हैं ना, इन जन्मों से होकर गुजर कर नहीं होना चाहती हैं और ये ट्रांसेंडेंटल सोल बन जाती हैं। इनका एक मिशन होता है जिसको लेकर ये पृथ्वी पर आती है और लेकिन ये जन्म नहीं लेती हैं। तो ये क्या करती हैं, इसके लिए एक बॉडी को अपॉइंट करती हैं जो ऑलरेडी इस धरती पर है, उस बॉडी को अपॉइंट करती हैं, उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि हमारे स्टेट मास्टर्स हैं, मैं तुम में वॉक इन करूंगी और वॉकआउट पीएसएसएम के कई सारे मास्टर्स वॉक इन में है। ये क्या करती है, उनको कहते हैं मैं तुम में वॉक इन करूंगी। और कई साल तक तो मास्टर्स वॉक इन हुई हुई आत्मा को ही नहीं पता चलता है कि उनके अंदर ट्रांसेंडेंटल सोल वॉक इन कर चुकी होती है। धीरे धीरे जब उनके खाने पीने की हैबिट्स हैं उसमें चेंजेस आते हैं, उनके इमोशंस चेंज होते हैं, तब उन्हें धीरे धीरे रियलाइज होता है कि मैं तो कुछ और हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो इस धरती पर आई थी। मैं पर वॉकआउट आत्मा की मेमोरीज उस बॉडी में हमेशा रहती है। फिर हम इनफाइनाइट सोल की तरफ आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। ट्रांसेंडेंटल हमारी 7th स्टेज जो होती है वो इनफाइनाइट सोल की होती है। जीसस, शिवा, राम, लॉर्ड राम जो हुए हैं, कृष्णा हुए हैं, वो कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ अवतार के रूप में धरती पर आती है और एक मेजर चेंज धरती पर लाती है। उन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट सोल। हमारा सबका एम बुद्धा, जीसस और महाअवतार बाबा जी बनने का है, चाहे इसमें हमें 400 जन्म लगे मास्टर्स, चाहे 1000 जन्म लगे। तो कहते हैं ना, नो हरी नो वरी। थैंक यू मास्टर्स। तो ये तो था हमारा आज का आत्मविज्ञान जिसके बारे में हमने
जानकारी हासिल की। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये टॉपिक। बिल्कुल मैम, आपने इतने अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। बहुत ही अच्छी तरह Thank से you, समझाया ma'am. मैम बहुत अच्छा से समझाया। बहुत Thank सिंपल you. लैंग्वेज में और बहुत अच्छा। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू मैम। किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न है तो? हाँ जी सर। मुझे एक पूछना है हाँ जी कि पूछिए। जो आप कह रहे थे कि पर्पस ऑफ लाइफ, हाँ लाइफ, हाँ जी। वो कैसे, जो मतलब आप कह रहे थे कि ये ध्यान करें 5 दिन लगातार करें और ये वो तो हाँ पता जी। चलेगा, हाँ तो वो है क्या, व्हाट एग्जैक्टली, हाँ। आपको एग्जांपल देके बताएंगे पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ तो लाइफ जिन लोगों जैसे, हाँ मैंने आपको बताया ना, हम सभी आत्माएं हैं। हम जी। इस धरती पर आई हैं, आप भी आए हैं, मैं भी आई हूँ, बाकी मास्टर्स जितने भी इस सेशन में हैं, इसके अलावा जितने भी लोग इस धरती पर हैं, सबका पर्पस ऑफ लाइफ होता है, जिसके लिए हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। और हमारा एक उद्देश्य होता है जिसके लिए हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। जब हम उस पर्पस ऑफ लाइफ को फॉलो अप करते हैं, उस पर चलते हैं, जैसे कि मान लो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है ये स्पिरिचुअल जो टैबलेट जीके सर की है, इसके बारे में सबको बताना, विजडम देना। तो अगर मैं इसको फॉलो अप कर रही हूँ तो मेरे को मतलब मैं अपने लाइफ पर्पस पे ठीक चल रही हूँ। और अगर मैं इससे डेविएट करूंगी, 10% जैसे मैंने बताया डेविएट करती हूँ तो स्किन प्रॉब्लम आती है, 40% डेविएट करते हैं और 90% डेविएट करते हैं, 180 डिग्री डेविएट करते हैं, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कैंसर है, और सभी आत्माओं का सोल पर्पस होता है। और ये कैसे पता चलेगा, यह भी मैंने आपको बताया कि जब पूर्णमासी आने लगती है ना, पूर्णमासी वाले दिन, उससे पूर्णमासी से 2 दिन पहले और पूर्णमासी के 2 दिन बाद, यानी कि ये 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में आप रात को 10 बजे, जैसे कि आप सो गए, थोड़ा मेडिटेशन किया आपने और आप सो गए, ठीक है, खाना वाना खा के 9 बजे तक सो गया, फिर उसके बाद आप अलार्म लगाइए और रात को 2 बजे उठिए या 1 बजे उठिए। वैसे तो रात भर जग सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है मास्टर्स, लेकिन जो शुरू में ध्यान में आते हैं उनके लिए ये हम बताते हैं, तो वो रात को 1 बजे 2 बजे अलार्म लगा के उठें। और 2 बजे उठने के बाद फिर वो जो भी आपको, जैसे कोई आर्ट वर्क आपको पसंद है, म्यूजिक पसंद है, तो आप वो करिए। जो स्पिरिचुअल टैबलेट की विजडम हम लोग आपको दे रहे हैं उसके ऑडियोज होते हैं PSSM पे, और ये सारे आप वो भी पत्री जी के ऑडियोज हैं वो भी सुन सकते हैं, विजडम सुनिए। हारमोनियम बजा सकते हैं, म्यूजिक एंजॉय कीजिए। आपको ड्राइंग पेंटिंग पसंद है, आप वो भी कर सकते हैं, ऐसा कीजिए। और ऐसा करने के बाद फिर कुछ स्वाध्याय कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, मिलरप्पा स्टोरीज हैं, ऑडियोज सुनिए। उसके बाद आप ध्यान में बैठिए, 4 बजे 5 बजे ध्यान में बैठिए, ध्यान करके 1 घंटा, फिर आप सो जाइए। जब आप सो जाएंगे सुबह ध्यान करने के बाद, फिर उस ध्यान में आपको फिर से कुछ मतलब सपने में आपको कुछ ना कुछ अनुभव आएंगे सपने के। तब आपको पता चलेगा अपना पर्पस। आप प्रश्न डाल के बैठना जब मेडिटेशन में बैठेंगे कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है मास्टर्स, मैं वो जानना चाहती हूँ, मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ जानना है, वो आप मुझे बताइए। जब आप ऐसा करेंगे कुछ महीनों तक लगातार, तो आपको जरूर अपना पर्पस ऑफ लाइफ पता चलता। यहाँ पर प्रियंका मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। हाँ मैम, जो आपने प्रश्न पूछा ना कि हमको पर्पस ऑफ लाइफ कैसे पता चलेगा, एक्चुअली क्या होता है, प्रियंका जी ने तो ठीक बताया बिल्कुल अपनी जगह। हाँ, एक्चुअली जब हम ध्यान करते हैं, मतलब एक बार आपने मंडला ध्यान कर लिया, मंडला ध्यान तो आप जानते होंगे ना, जो 40 दिन का हम मंडला ध्यान करते हैं वो बहुत ट्रांसफॉर्मिंग होता है, वो कर लिया। उसके बाद क्या होता है, पर्पस ऑफ लाइफ में आप जब ध्यान करने बैठते हैं, एक इंटेंशन देके बैठिए कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। तो आप क्या, जब आप ये इंटेंशन देके बैठेंगे तो आपको बिट्स एंड पीसेस में इसका आंसर मिलेगा कहीं ना कहीं। और क्या होगा, आपके सामने वैसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई ना कोई ऐसा अवसर आपके सामने आएगा जिससे आपको पता चलेगा। आपने जैसे बोला उदाहरण देके बताने के लिए ना, यहाँ मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। क्या हुआ ना, अब जैसे इतने दिनों तक अब हम लोग सब हाउस वाइफ हैं या जो वर्किंग लेडीज हैं, जो भी हैं, हम अपने
जीवन में चल रहे हैं। अभी इन दिनों जो ये कोरोना आया, सारे जूम सेशंस आए, ऑनलाइन आए, उन्हीं दिनों में नॉर्थ इंडिया में स्पिरिचुअल टेबलेट का ज्ञान आया। साथ में ये आया कि अच्छा मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। तो जिस ग्रुप से मैं जुड़ी हुई थी वहां पे उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल टेबलेट का आ रहा है, और जिनकी ख्वाहिश थी कि उनको डॉक्टर बनना है, नहीं बन पाए हैं, तो इसमें इतनी विजडम है, आपको वो सारी स्पिरिचुअल डॉक्टर बनने की विजडम मिलेगी। तो हम लोग कई लोगों ने ज्वाइन किया। अच्छा, ग्रेजुअली क्या हुआ, रास्ता मिलता गया। उन दिनों मेडिटेशन हमारी मंडला भी हो रही थी, मेडिटेशन के आवर्स भी बढ़ रहे थे, और उसमें हमको एक रास्ता मिला। उसके बाद ग्रेजुअली हम उसमें जब आगे बढ़ते गए, आज की डेट में क्या है कि हमको पता चल गया है, आज हम काउंसलर बन गए हैं, सीनियर काउंसलर्स बन गए हैं, मतलब एज अ डॉक्टर वी आर वर्किंग। तो अब हमको पता चल रहा है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ यही था कि हमको एक, इसमें मैं आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करती हूँ। मेरे मन में बहुत इच्छा होती थी कि मैं सोशल सर्विस करूं। तो उन दिनों तो फिजिकल सोशल सर्विस का था, मैं कई जगह ऐसे गई भी, पर मुझे अपील नहीं किया। मन में भाव था, वही बात है ना कि पर्पस ऑफ लाइफ एक नजर आ रहा है कि मुझे सर्विस देनी है, सोशल सर्विस करनी है। तो फिजिकल उसमें मुझे, मतलब वृद्धाश्रम जाओ कि ऑर्फनेज जाओ, कहीं पर भी इस तरह की किसी भी संस्था में जाओ, पर मुझे उस चीज ने अपील इतना नहीं किया, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। उसके बाद ये ऑनलाइन जब ये आया, और आज की डेट में जब हम ये सेवा दे रहे हैं, हम एज अ काउंसलर सेवा दे रहे हैं, हम लोग वर्कशॉप में आके सबको मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, स्पिरिचुअल टेबलेट की विजडम दे रहे हैं। तो अभी क्या हो गया ना, अब हमको समझ में आता है दिस वाज माय पर्पस ऑफ लाइफ, जो कहीं ना कहीं ध्यान करने के साथ साथ वो हमारे मन में विचार कौंधा था, और वो ग्रेजुअली हमारे सामने आया। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं मास्टर्स, आप इंटेंस मेडिटेशन करो, आपको रास्ता मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता है, एक डेविएट पॉइंट होता है। हमारे पास दो रास्ते हमेशा होते हैं, एक रास्ता जो सही मार्ग पे ले जा रहा है, एक रास्ता जो सही मार्ग नहीं है। अब हमारा वक्त है कि हम सही मार्ग चुने। यहाँ पर सबसे ज्यादा हमको अपना, जितना हमने ध्यान करके अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप किया है, उससे उसका हमको जवाब मिलता है। ठीक है सरला जी? बिल्कुल सही कहा दीप्ति मैम। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पर। दैट इज पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज पर्पस ऑफ लाइफ। यस यस हाँ, दैट इज हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हाँ, उद्देश्य क्या है। मैं भी यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मास्टर्स। जब मैं भी ध्यान में आई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था दिसंबर 2021 में 3 तारीख के आसपास, और जैसे ही मेरे को जूम लिंक मिला, और उसके अगले दिन ही मेरे को ये स्पिरिचुअल टैबलेट का जीके सर का विजडम का लिंक आया। मैंने वो ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही मास्टर्स मैंने जैसे ही ध्यान शुरू किया और तभी और विजडम लेनी शुरू करी। मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस था पिछले 12 सालों से, और ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था। मैं जैसे ही इसमें मैं विजडम मुझे मिली जीके सर की और मेडिटेशन में आई, तो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मुझे मिल गया। तो मेरा जो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस था 12 साल से, वो बिल्कुल खत्म हो गया, जड़ से बिल्कुल खत्म हो गया। आप मानेंगे, मैं तब से कोई दवाई नहीं खाई है उसकी। जनवरी से, पिछले जनवरी से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, दिसंबर 2020। यहाँ पर हमको पता चलता है ना, हमारे लाइफ में कई इस तरीके की पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं जो हमको इंडिकेट करती हैं कि हम सही पाथ पे हैं। जैसे मेजर डेविएशन पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, वाई जंक्शन, जो आपने स्लाइड्स में भी देखा था कि ये वाई जंक्शन जो हमने देखा था, तो ये मेजर डेविएशन पॉइंट था मेरा। अगर मेरे को जो जूम लिंक मिल रहा था, अगर मैं उस पे नहीं चलती, फॉलो अप नहीं करती अपना जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था, अगर मैं उस पर नहीं चलती, तो मैं बीमारियों से ग्रसित ही रहती, अभी भी और ज्यादा। लेकिन मैं उस पर चल पड़ी आगे, उसको विजडम को मैंने लिया, तो वो ऑटोमेटिकली ध्यान में गई मैं, तो मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ था वो पूरा हुआ। तो उसको चलते चलते मेरी अपने आप ही सारे रोगों से मैं मुक्त हो गई, निरोगी काया प्राप्त हुई मुझे। अब मुझे लगता है सरला जी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप म्यूटेड हैं सरला जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी हाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन सरिता जी का है। सरिता जी आप कुछ पूछिए। कहना चाह रही हैं सरला जी, कुछ कहना चाह रही हैं? बस मैं तो आपको थैंक्स दे रही थी, बहुत अच्छा समझा अच्छा, दिया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। कल मैंने हाँ मतलब जब जी। मैं JTPP में बैठी थी तो मैं ऐसा ऊपर मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई ऊपर लेके जा रहा फिर नीचे बैठे हुए ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी। 4 बार हुई और मैं एकदम से मेरी ये ऐसे करके मैंने बांध दिया और मुझे डर नहीं लगा। मैं वही पूछना चाह रही थी कि इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसा है ना, ये ध्यान के अनुभव होते हैं। और JTTP वगैरह में क्या होता है, आप बहुत इंटेंस जब मेडिटेशन में चले जाते हैं ना, तो आपकी फिजिकल बॉडी से बाहर, हमारी जैसे 7 बॉडीज होती है ना, तो आप फिजिकल बॉडी के ऊपर हो जाते हैं। तो जब आप फिजिकल एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है तो आपकी एनर्जी बॉडी उसमें आ जाती है। तो दीज आर मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस। उसको आप आनंद लीजिए, उसका खूब आनंद लीजिए, उस क्षण का खूब आनंद लेके, बाकी एनालाइज नहीं करिए। उस क्षण आपने खूब आनंद लिया, डरे नहीं, डरना तो चाहिए ही नहीं। एक मेडिटेटर को कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसको उसके जीवन में जो अनुभव आता है वो अच्छे के लिए आता है। तो आप उस क्षण का खूब आनंद लीजिए, यही है। ठीक है ना? अभी स्लाइड में आपने देखा था ना, मैंने आपको बताया था एस्ट्रल ट्रेवल जो हम करते हैं, तो हमारी जो थर्ड बॉडी होती है एस्ट्रल बॉडी, जो मैंने आपको बताई थी हमारी 7 बॉडीज होती है, तो हमारी एस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन में ध्यान में बाहर निकलती है। तो वही आपने अनुभव किया है सरिता जी, जो अभी मैंने थैंक यू, आपको बताया था। तो आपकी थैंक एस्ट्रल यू मैम। बॉडी वो निकली आपके मेडिटेशन में और आपको एक्सपीरियंस आया। थैंक यू जी। और थैंक यू, थैंक यू। पूनम जी का हाँ हैंड जी, रेज। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं किसी और का क्वेश्चन है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई एक बच्चा है जो बहुत मेहनत करता है बहुत, लेकिन उसको हर जगह नाकामी मिलती है। इसका क्या रीजन हो सकता है? मतलब इसमें तो कुछ भी करना चाहता है ना, जैसे। हाँ, हाँ जी, वो हाँ कितना जी, बड़ा बताइए। बच्चा है, कितना बड़ा बच्चा है? वो होगा से 35 इयर्स का। अच्छा, क्या वो काम कुछ भी करता मतलब है? कोई बिजनेस करता है या कुछ भी करता है ना, तो उसको मेरे बारे में ऐसे ही पता चला था। उसने कहा कि आप पूनम आंटी आप कहीं पे भी जो आपके मास्टर्स हैं उनसे पूछ के बताना कि क्या रीजन हो सकता है। पहले तो ना उसको मैम आप ध्यान करना सिखाइए, या तो अच्छा, अपने आत्म जागृति ग्रुप से जोड़िए या किसी से भी, मतलब उसको पहले ध्यान करना सिखाइए। 40 दिन का मंडला ध्यान कराइए उसको। 40 अच्छा। दिन का मंडला ध्यान आपको पता है ना क्या, कैसे किया हाँ जाता जी, है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, हाँ। 40 दिन का मंडला ध्यान कराइए। जब 40 दिन का मंडला ध्यान बहुत ही अवेयर होके किया जाता है ना, तो 40 दिन के बाद बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो स्वयं से पूछे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमको आनापानसती ध्यान ने इतना सशक्त बना दिया है मैम, कि हमको पत्री सर कहते हैं ना, तुम स्वयं ही अपने गुरु हो। तुमको हाँ अपने जी। हर सवाल का जवाब अंदर से मिलेगा। तो जब हम श्वास को पकड़ के आनापानसती ध्यान करते हैं ना, तो हम इनर से हमारा, जब हम 40 दिन कंप्लीट, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल भी हो जाना चाहिए उतना ना। इनिशियली क्या होता है कि जब तक हमारा ध्यान अवस्था नहीं है, अगर बाई हम चांस वो कहेगा कि मैं बॉडी, ध्यान नहीं कर सकता हूँ, फिर क्या करूं मैं? तो फिर क्या बोल नहीं। सकती हूँ? ध्यान तो अच्छा, मस्ट है। ध्यान में ही अच्छा, उसे अच्छा। अपनी आत्मा से जुड़ेगा ना, तो उसे हाँ अपने जी, हाँ प्रश्नों जी, का हाँ उत्तर जी। मिलेगा वो मेहनत तो उसको अपने खुद आप करनी ही। पड़ेगी, क्यों, तो करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद 40 दिन के बाद, 40 दिन उसको कुछ नहीं करना है, कंप्लीटली यूनिवर्स के आगे सरेंडर होके ध्यान करना है। जितना टाइम उसकी, जैसे मतलब 1 घंटे ध्यान का वो नियम बना ले, डेली 1 ठीक। घंटा ध्यान और करे। उसे जो भी ध्यान में अनुभव आए ना, उसे एक डायरी में पेन वो लेके आगे लिखता वो जाएगा। आगे हाँ, वो आगे की बात है प्रियंका। अभी अच्छा। इनिशियली ना 40 डेज का वो ध्यान, मंडला ध्यान के बारे में बता सकते हैं। मंडला ध्यान ऐसा होता है, कोई पूछ रहा है, मंडला ध्यान ऐसा होता है ना, 40 डेज का ध्यान होता है, जो कंटिन्यूअसली हम, वैसे कोशिश ये होनी चाहिए, समय भी एक होना चाहिए और स्थान भी एक होना चाहिए। हम एक स्थान पे एक समय में जो 40 दिन तक ध्यान करते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हम लोग हाँ पढ़ा जी, हाँ करते जी। थे पहले। वही चालीसे का मतलब है हमारे बॉडी में, जब हमारा माइंड, बॉडी और सोल अलाइन होते हैं ना, तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे अंदर, और हमारा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है ना, तो वो हमारी वो अवस्था होती है फिजिकली,
मेंटली, कि हम जब आंख बंद करके ध्यान करने बैठते हैं और अपने इनर से पूछते हैं, एक सवाल डालते हैं, तब हमें उस सवाल का अपना इनर वॉइस से हमको जवाब आता है। हमें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक इनर वॉइस भी देती है जवाब। उसके बाद 40 दिन के बाद क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाने के बाद जो हमारे ड्रीम्स आते हैं ना, वो भी बहुत पावरफुल और मैसेज गिविंग होते हैं। तो वहां से भी मैसेज मिल सकता है, मेडिटेशन से मैसेज मिल सकता है आफ्टर 40 डेज, जब हमारे अंदर एनर्जी लेवल पूरा हो जाता है। तो पहले तो आप उसको बोलिए 40 दिन का ध्यान करो, मंडला ध्यान। उसके बाद में फिर वो आगे की बात करेगा। उसे मे बी कि स्वयं से जवाब मिले, और ना मिले तो वो फिर किसी से कांटेक्ट करे, तो उनको फिर उस चीज का उपाय बताया जाएगा। ठीक है ना मास्टर्स? अच्छा, और मास्टर्स, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी 2 दिन सप्ताह में आचार्य संगत होती है। आचार्य संगत का अर्थ है कि हमारे काउंसलर्स, वहां पे हमने एक वर्चुअल बनाया हुआ है हॉस्पिटल, उसमें हमारे काउंसलर्स आते हैं, ऑफिस से रिसेप्शन है, तो हम उसके लिए गूगल फॉर्म देते हैं और जूम लिंक होता है। तो आप जब गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपको ओपीजी नंबर मिल जाएगा और आपके पास एक कॉल आएगा, आप जूम लिंक से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मास्टर्स किसी को भी फिजिकल या मेंटल किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आप लोग निशंक हमारे आचार्य संगत में आ सकते हैं, और ये पूर्णतः निशुल्क है, कोई वहां पे फीस नहीं ली जाती है। तो आज मैं ना इस ग्रुप में वो डलवा दूंगी, गूगल फॉर्म भी डलवा दूंगी और जूम लिंक भी डलवा दूंगी। तो जिसको भी आना है, वो सप्ताह में 2 दिन होता है, मंगलवार को होता है 12 से 1 और शुक्रवार को होता है 3 से 5। ठीक है मास्टर्स? थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू क्योंकि मैम। मुझे बहुत सीवियर ना अस्थमा भी है और साइनस बहुत जबरदस्त है, तो मैं तो ये जरूर ज्वाइन करना चाहूंगी। तो आप आचार्य संगत का बिल्कुल, फॉर्म भरिएगा। हाँ जी, आप आइए, हाँ। जरूर आइए हमारी आचार्य संगत में। हमारे बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर्स हैं वहां पे। वहां पे आप डॉक्टर जीके से भी मिल सकते हैं, हमारे सर भी आते हैं वहां पे। तो इनिशियली उसका जो प्रोसीजर है, आप आइए, आपको बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर मिलेंगे। और सच बात है, अब तो हमको, जब हम इतनी मेडिटेशन में आ चुके हैं, तो नो मेडिसिन नो डॉक्टर पे वर्क करना चाहिए ना, है ना? ये बात तो है, ये बात तो है। और आप अभी तो मुझे हम जरूर आप ना शेयर जरूर करिएगा। जरूर जरूर आज हाँ मैं जी। डाल दूंगी उसमें, बिल्कुल आज अच्छा, उसमें ये डाल देंगे। मुझे मतलब जूम पे ही करना पड़ेगा ना ये? हाँ, जूम यहाँ पर है। हाँ, जूम लिंक से जूम ही पर होता है ये अच्छा, सारा ठीक है। ऑनलाइन है। मैं प्रज्ञा जी आप आज हैं? प्रज्ञा जी हाँ जी, नहीं, हाँ जी, आज बोलिए। है नहीं। मैं कर दूंगी मैम, बोलिए आप। अच्छा, समेधा जी। अच्छा, सम... ऐसा है ना, आप मैं आपके पास किस नंबर पे भेज दूं गूगल नहीं, फॉर्म? मैं आपको अभी मैसेज करती हूँ व्हाट्सएप पे, मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपको भी व्हाट्सएप हाँ कर देती हूँ, तो आप उस पे कर दीजिएगा, फिर मैं डाल दूंगी। ठीक, हाँ वो दोनों गूगल फॉर्म भी डाल देना और वो भी डाल देना, जूम लिंक भी। जी। तो जो भी मास्टर्स आना चाहे, दे ऑल आर वेलकम। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे उसमें जो विजडम दी जाती है ना, इट इज एक्सीलेंट। तो आप लोग आइए, बिल्कुल। आज प्रज्ञा जी कहाँ गई? वो आज उनको एक्चुअली एक्चुअली एक शादी में जाना था। जर्नी में है। ओके ओके। हाँ जी, खुशबू खुशबू जी मैम, बोलिए। आपकी फोन बहुत आवाज आ रही है। लीड हटा दीजिए ये, हाँ जी, इसको हटा दीजिए बिल्कुल। अनम्यूट कीजिए अपना आपको। हाँ जी मैम, जी मैं हेलो, नमस्ते मैम। हाँ मैं जी। खुशबू नमस्ते। बोल रही हूँ। जी मैम, मैं पिछले 1 साल से मैं ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हूँ मैं, और मेरा ओके, वो भी चल रहा है, मेरा मेडिसिन भी चल रहा है। अच्छा और अच्छा मैं 2 साल हो गए उसके मैम, लॉकडाउन में ही शुरू हुआ था अचानक से, और अभी अच्छा। मेरा मेडिसिन चल रहा है, और मैं 1 सालों से ध्यान में हूँ मैम, ध्यान कर रही हूँ। आनापानसती ध्यान, मुझे बेड पे थी और पता नहीं मुझे कैसे अचानक से ये ध्यान मिला है, तब से मुझे बहुत हिम्मत, और उसके बाद में चलना वलना भी शुरू कर दी हूँ। मतलब पहले से मैं बहुत बेटर हूँ मैम। तो मैं चाह रही आप थी एक बार जीके सर से मिलना, या तो फिर किसी तरह से बिल मतलब कांटेक्ट चाह रही थी मैम। आप ऐसा है खुशबू जी, हमारे आचार्य संगत में आइए, आपको पूरा उसके बारे में जी ज्ञान जी दिया जाएगा। पर आप बिल्कुल भी अपनी मेडिसिन बंद मत करिएगा, क्योंकि ना मेडिसिन बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है जब तक कि अभी शरीर चल ठीक हो रही जाए है मैम।
और डॉक्टर जब तक ना बोले कि मेडिसिन बंद करनी है, तो आप, मैं आज ही उनको समेधा को भेज दे रही हूँ अपनी लिंक, और वो आप लोग आइए, आचार्य संगत में आइए, तो आपको काउंसलर्स द्वारा आपको काउंसलिंग भी की जाएगी और जरूरत समझी जाएगी, तो जरूर जीके सर से आपकी मुलाकात करवाई और जाएगी। आपको आश्रम में भी भेजा जाएगा जो जीके सर ने बना रखे हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जी जो मैम। जगह अलग अलग स्टेट्स में आश्रम बनाए हुए हैं जीके सर ने हमारे, वहाँ पे हमारे काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आपके रहने की, खाने पीने की सारी सुख जी सुविधा मैम। भी उपलब्ध होती है, और आप ये मेडिटेशन भी कर सकते हैं वहाँ पर। ये हर जगह है मैम, ये हाँ जी, हर जगह, हाँ हर ऑल ओवर जगह, इंडिया? हाँ ओके जी, ऑल ओवर इंडिया, सब जगह। तो आप पहले, सबसे पहले जी आचार्य संगत का फॉर्म भरिए, फिर जी आपको जी। सब कुछ बता दिया जाएगा। मंडला आपको ध्यान कैसे होता है मैम? उसके लिए मंडला जब ध्यान होता है 40 दिन का ध्यान लगातार, जी एक भी दिन आपने मिस नहीं करना है। कोई बात नहीं मैम, मैं करूंगी, हाँ, क्योंकि मैं बाकी सारा बहुत सारा मतलब ध्यान करती हूँ, तो मैं करूंगी मैम। ऐसा हाँ, है ना, 40 दिन, हाँ ऐसा है ना खुशबू जी, जी आप मैम। ना अपना नंबर समेधा को दे दीजिए। आप जी समेधा, जी आप इनका नंबर ले लो, ये हमारा एक चलता है मंडला ध्यान, मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है? मंडला जी ध्यान का एक हमारा चलता है, ये कह दो वो बैठ जाएगा, पढ़ लेगा वो। 12 से 1 बजे तक वो होता है डेली, तो आप वो 12 हमारा से मंडला, हाँ 12 से इवनिंग 1 का कोई उसमें, टाइम मैम? इवनिंग का कोई टाइम 12 से 1 के बाद इवनिंग का कोई टाइम? नहीं वो मंडला ध्यान का एक ही टाइम है, 12 से 1 है, तो उसमें क्या उस समय मुश्किल है आपको? जी मैम, मैं अभी ना थोड़ा सा चलने वलने लगी हूँ, तो थोड़ा मतलब उस समय नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रही थी। और मैम इवनिंग में ब्लेसिंग टीम्स में ऐड कर सकते हैं इनको? हाँ ब्लेसिंग टीम में भी ऐड कर सकते हैं। आप ऐसा करो ना, ये समेधा को अपना नंबर दे दो, समेधा मुझे ठीक है। भेज देंगी आपका नंबर, तो मैं आपको ब्लेसिंग टीम से कर दूंगी। वो 7 to 7:45 ध्यान होता है, और उसके बाद विजडम शेयरिंग होती है, आचार्य संगत होता है, तो वो आप करिए। उसमें 40 डेज कर लेंगे आप कंटिन्यूअसली ना, तो वो आपका एक मंडला कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके मैम। एक ऐसे भी दिन मिस जेटीटीपी मत वगैरह करी कीजिएगा। हूँ मैम, जेटीटीपी की हूँ, और ये सब मैं कर रही हूँ अब डेली, मतलब ध्यान तो डेली करती हूँ 2 घंटे मैम, ज्यादा नहीं हो पाता, लेकिन 2 घंटे मैं करती खुशबू हूँ जी, मैम। उसमें एक भी दिन मिस मत कीजिएगा बीच में ना, जी लगातार जी बिल्कुल करिएगा। हाँ बिल्कुल मैम। मैम ऐसा था ना कि 40 डेज का ध्यान होता, तो मैं हॉस्पिटल में भी रहती थी, तब भी कान के पास लगा के मैं सुनती ही मतलब रहती थी मैम। आप ऐसा होता आचार्य है। संगत में आइए मैम, आप आचार्य संगत में आइए, वहां आपको इस बारे में डिटेल्स जानकारी दी जाएगी, ओके, ठीक है ना? थैंक यू मैम, थैंक ओके यू, ओके ग्रेटिट्यूड मैम। ओके ओके हाँ ओके। जी, मधु गर्ग और जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को ये पूछना था कि आपका ये स्पिरिचुअल टैबलेट के कोर्सेज कहाँ पे और कैसे होते हैं और कब होते ऐसा हैं? ऐसा है ना मैम, स्पिरिचुअल टेबलेट की नॉलेज तो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे दी जा रही है। बाकी वैसे जो हमारे लेवल 1 का एग्जाम वगैरह होता है वो अभी फिलहाल बंद है, अभी नहीं है। फिर जब उसका अनाउंसमेंट होगा तो हम इस ग्रुप में डाल देंगे, पर फिलहाल अभी उसका विचार नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग वर्कशॉप ले रहे हैं ना, वर्कशॉप में आपको वही नॉलेज दी जा रही है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, आप नहीं, एक, जैसे हम लोग और आगे बढ़ना चाहें तो उसके लिए कोर्स करने काउंसलर्स पूरा। बनना। जरूर मधु जी, उसमें क्या है ना, अभी आप ऐसे विजडम लीजिए और इसको अपने पर, अपने परिवार पर, अपने दोस्तों पर, उन सब पे इसको आप अप्लाई करिए। उसके बाद देखिए यूनिवर्स की तरफ से आपको मौका मिलेगा। हमारा जिस समय ये होगा, अनाउंसमेंट होगा ना कि लेवल 1 शुरू हो रहा है, तो इस ग्रुप में हम बता देंगे, ठीक है ना? ठीक है, तब आप थैंक यू, ज्वाइन करिएगा। जी हाँ जी हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ। हाँ जी, मंजू गुप्ता जी, अनम्यूट कीजिए। आप म्यूटेड हैं मंजू जी। अच्छा। हाँ जी, बोलिए मंजू जी। गुड इवनिंग टू ऑल मास्टर्स। गुड यस यस, इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, मुझे ना जैसे आपने ड्रीम्स के बारे में बताया, तो एक ड्रीम्स के बारे में पूछना था। मुझे थोड़े टाइम पहले ना एक ही ड्रीम 5-6 बार आया होगा, कि जैसे मैं सपने में बोल रही हूँ, गले से बहुत जोर लगा के बोल रही हूँ, तो मेरी आवाज नहीं निकल रही। ये ड्रीम मुझे 5-6 बार आया है, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है मैम? ऐसा है ना, ड्रीम एनालिसिस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप ऐसा करिए, अभी आप कितने दिन से मेडिटेशन में हैं? मैम मैंने तो रिसेंटली कल से ही आपका ग्रुप ज्वाइन किया, मतलब कल वो जो रविंदर कौर बेदी मैम आए थे उनका सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आज मैंने फिर आपका ज्वाइन किया है।
अच्छा, तो ऐसा है ना, जो मैंने आपको बोला ना मंडला ध्यान करने के लिए, हाँ आप जी, भी अपना नंबर समेधा जी को भेज देना। समेधा जी मुझे भेज देंगी तो मैं आपको ब्लेसिंग टीम में ऐड कर दूंगी। 40 दिन तक आप मंडला ध्यान करिए वहां पे। उसके बाद ना आपके ड्रीम्स, आपकी मेडिटेशन एक्सपीरियंस, वो सब आपको कुछ सही नॉलेज देंगे। आपका एनर्जी लेवल मैम उतना होना चाहिए, ठीक है ना? यस मैम। मंजू बाकी मैम, आप आपको ग्रुप में वाक एडेड है? शक्ति पर काम करना होगा अपनी, जहां तक मुझे लग रहा हाँ? है। क्या मैम वाक प्लीज रिपीट। आपको अपनी वाक शक्ति पे काम करना होगा अभी, लेकिन ये पहले ऐसे आप ध्यान प्रियंका, कीजिए। ये नहीं कहा जा सकता अभी ना, दिस इज टू अर्ली टू से ऑल दिस। हाँ, अभी मतलब पहले ध्यान हाँ, चाहिए इनको, ऊर्जा नहीं, चाहिए। अभी मंडला ध्यान चाहिए उनको। तो उसके बाद वो सेकंड मैम स्टेप है। हाँ, आगे सेकंड स्टेप है। मैम ये पहले आता था मुझे, अब काफी टाइम से आया नहीं है। मतलब जैसे मैं सपने में बोल रही हूँ, बहुत जोर लग। नेटवर्क इशू। आप उसमें समेधा जी के साथ आप नंबर शेयर करिए, तो आपको मैं ब्लेसिंग टीम में कर दूंगी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। रामपा जी। हाँ, रानी जी, आप रंपा जी। हाँ, रामपा जी। हाय मैम, हेलो नमस्ते मैम। मुझे पूछना था कि डिटैचमेंट से आपका क्या मतलब है? हेलो। डिटैचमेंट, ये कहाँ से आ गया अभी डिटैचमेंट? आज मैम के वो स्लाइड्स मैम उसमें था, स्लाइड में था, डिटैच होके रहना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि हमें मतलब इतना ज्यादा, जैसे कमल के पत्ते पर मैंने बताया था ना, को पानी की बूंद होती है, वैसे तो वो अलग है, डिटैच है, लेकिन फिर भी उस पे स्टिक होकर रहती है, अटैच होकर रहती है। और इसी तरीके से हमें भी अपने परिवार में रहना है, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है। ये नहीं कि हमें ध्यान करना है, अपनी सोल का इवोल्यूशन करना है तो हिमालय पर्वत पे चले गए और सब कुछ छोड़ के। हमें अटैच भी रहना है, लेकिन डिटैच भी रहना है। अटैच कैसे रहना है कि हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है। उसके बाद जो हमें समय मिलेगा उसको हमें ध्यान में, सज्जन सांगत्य में और स्वाध्याय में लगाना है। लेकिन पहले हमारी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उन इतने ये ज्यादा अटैच होके भी नहीं रहना है फैमिली के साथ। हाँ, रंपा जी, हाँ जी अभी मैम। ना आपको कितना टाइम हुआ है ध्यान करते हुए? मैंने सितंबर 2021 में शुरू किया। सितंबर 21 में, मतलब कि 22, अभी 1 साल नहीं हुआ है ना? हाँ जी मैम। अभी इस पथ पे और आगे बढ़ो आप। हाँ, अभी क्या है, अभी आप सुन रहे हो ना, उसका आनंद लो, है ना? क्योंकि दीज आर वेरी डीप डीप मीनिंगफुल वर्ड्स। डिटैचमेंट, इसकी बहुत ज्यादा गीता में व्याख्या की है भगवान श्री कृष्ण ने। लिप्त, भगवान कृष्ण को कहते थे ना, लिप्त रह के निर्लिप्त रहना। बात वही है कि हम इस संसार में रहें और कमल की फूल, जैसे कमल का फूल खिलता है कीचड़ में, लेकिन उसके अंदर कीचड़ का कोई गुण नहीं होता, वो अपने आप में ब्लूम करता है एक डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ। तो हमको उस तरह होना चाहिए। माने हैं तो हम सब इस संसार में हैं, हमारी जड़ें तो संसार में, लेकिन हम कमल की तरह निर्लिप्त भाव में रहें। तो इसके लिए मैं समझती हूँ अभी आप थोड़ा सा और ध्यान करो, खूब गहरा ध्यान करो, धीरे धीरे आपको इसका मीनिंग समझ में आने लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। रानी मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो। यस मैम मुझे भी जैसा भी एक मैम ने पूछा था कि मुझे एक सपना बार बार आता है, तो मैम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और मुझे ध्यान में मैम अभी 3 मंथ हुए हैं ध्यान करते हुए। तो एक जैसे छोटा बच्चा है, वो मतलब मेरे साथ रहता है मैम। मैं उसे कभी सीढ़ियों से ऊपर लेके जाती हूँ, कभी मतलब नीचे लेके आ रही हूँ, कभी मंदिर पे। तो इस तरीके से वो मतलब मेरे साथ ही रहता है वो चाइल्ड जो है। तो मुझे मैम ये लगी, क्या वो मेरा इनर चाइल्ड है या क्या है मैम? नहीं, यहाँ पे मैं बताती हूँ। आपकी शादी हो गई है? नहीं मैम, अभी नहीं हुई। अच्छा, अभी इसका मतलब क्या है ना, वैसे तो ये बहुत आगे की चीज है, स्पिरिचुअल चाइल्ड। जब इस तरह का, एक तो मैंने आपको बोला आप मंडला, आप तो वैसे 3 महीने से हो ना, तो 3 महीने से कंटिन्यूअसली ध्यान कर रहे हो ना, कंटिन्यूअसली ध्यान में हो ना। और ये सपना कितनी बार आया है आपको?
ये सपना कितनी बार आया है? मैम मुझे 3-4 बार आ गया मैम। दिस मीन्स कि अभी यू स्टार्ट टीचिंग मेडिटेशन टू अदर्स। आपको मेडिटेशन, क्योंकि जितना आपने सीखा है, अगर आपने ए सीखा है तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ। जितना भी सीखा, और ग्रेजुअली क्या करोगे, जब आप सिखाना शुरू करोगे ना, तो अपने आप आपको और आगे आगे की नॉलेज मिलती जाएगी। इसको हम स्पिरिचुअल, इसमें हम आपको आगे बताएंगे, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम जिसको भी सिखा रहे हैं वो हमारे स्पिरिचुअल चाइल्ड हो जाते हैं। जैसे हम अपने बच्चे का बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है जो हमारा, उसका हम पालन पोषण करते हैं, उसकी सही देख रेख करते हैं, इसी तरह हमारे स्पिरिचुअल चाइल्ड वो होते हैं जिनको हम आध्यात्मिकता के मार्ग पे आगे ले जाते हैं। तो दिस इज अ इंडिकेशन फ्रॉम यूनिवर्स टू यू दैट यू शुड स्टार्ट टीचिंग मेडिटेशन टू अदर्स एटलीस्ट। मतलब आपको इस काम में स्पिरिचुअल साइंस सर्विस में आना चाहिए। तो मेक अ जूम लिंक, 4 लोगों से ही शुरू कर दो, देन उसमें देखना कि क्या, हाँ, अपने आप आगे 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 की नॉलेज मिलती जाएगी। ओके, मतलब कई ऐसे लोग हैं, वो बच्चा जो दिखा स्वप्न में, वो इंडिकेशन है कि कई लोग हैं जो आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए रेडी बैठे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू and you have the ability to teach them. Yes मैम, लेकिन मुझे तो अभी बहुत कम टाइम हुआ है, मतलब इसमें। पत्री सर कहते हैं, रानी जी, पत्री सर कहते हैं, ए सीखा है तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ। हम सब अपने अंदर से इतने स्ट्रांग होते हैं ना, ये आपका स्वप्न आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आप एटलीस्ट मेडिटेशन सिखाना तो शुरू कर ही सकते हो ना। अपनी विजडम, हर इंसान के अंदर एक विजडम होती है, अपनी स्पिरिचुअल विजडम जो है, स्वाध्याय करते हो, जैसे यंग गर्ल हो आप, स्वाध्याय करते हो, बुक रीडिंग करते हो, बुक रीडिंग की नॉलेज देना शुरू करो। वो किसी के साथ, प्रज्ञा जी के चैनल पे ही, चाहे आप अच्छी सी कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ो, उसकी नॉलेज देना शुरू करो, वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू। जाते हैं तो वहाँ सब्जी वाले को ध्यान सिखा दीजिए। जैसे मैंने भी अपनी जर्नी ऐसे ही शुरू करी थी। दिसंबर में जब मैं आई थी, मुझे भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था। जूम लिंक पे जैसे ही शुरू हुई, 1 हफ्ते बाद ही मैंने ध्यान सिखाना शुरू कर दिया था। वही पत्री जी का कंसेप्ट, ए सीखा है तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ। तो मैं गाड़ी से जाती थी, रेड लाइट पे जो लोग बैलून्स देते हैं, पेन्स बेचते हैं, तो रेड लाइट पे गाड़ी रुकती थी, तो वहीं पर उनसे कहती थी, अच्छा ठीक है, 2 पेन्स एक्स्ट्रा खरीदूंगी या 4 बैलून्स और एक्स्ट्रा खरीदूंगी और 10 रुपए भी दूंगी, तुम यहाँ 2 मिनट मेरे पास खड़े हो जाओ, जब तक ग्रीन लाइट नहीं होगी तुम नहीं जाओगे, आंखें बंद करो और खड़े हो जाओ। उनको ध्यान की विधि बताती थी, 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए, वो भी खुश हो जाते थे, और ध्यान का ध्यान सिखा दिया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। जैसे फल वाले से फल लेके गए तो वहां फल वाले को सिखा दिया। और नहीं तो आपके घर में काम वाली तो आती है ना, आप वो भी कर सकते हैं। मैंने तो वो भी किया है कि एक दिन मैंने उसको कहा कि ठीक है, जैसे 1 घंटे के लिए वो आती थी, आधा घंटा उसने जो काम कर लिया, ठीक है, बाकी आधा घंटा मैंने काम छुड़ाया। मैंने कहा मैं अपने आप कर लूंगी, और चलो आके हम ध्यान में बैठते हैं दोनों। तो मैंने उसे ध्यान में बिठाया, क्योंकि मुझे पता है वो एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं देगी बिल्कुल भी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समर्पण और एक्सेप्टेंस भी। तो मैंने इस तरीके से भी अपनी काम वाली जो आती है मेरे पास, मैंने उसको भी ध्यान इसी तरीके से सिखाया है। आधा घंटा उसका बचाया, मैंने कहा 1 घंटे में तुम चली जाती हो, 1 घंटे में तुम चली जाना। तो उसको फिर मेडिटेशन में बिठाया, उसको सिखाया, और इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आप कहीं नहीं भी जाते हैं तो अपने घर में भी सिखा सकते हैं। Okay, masters. Now it is going to be. Thank you so much, ma'am. हाँ जी, बस wrap up ही कर रहे हैं। Thank you so much, प्रियंका मैम, दीप्ति मैम, निधि मैम। ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स की तरफ से आप लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान दिया है, और हम जितनी बार इस ज्ञान को सुने उतनी बार कम है, बिकॉज जितनी बार सुनते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, थोड़ा और अंदर जाता है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। You're welcome. Okay, bye-bye.